ऑनलाइन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेटिव रहिएगा, ठीक है। ये एक अलग ही टाइप का डिस्कशन है, ये नॉर्मल यूट्यूब डिस्कशन नहीं है कि यार मैंग्रोव के क्वेश्चन बनाऊंगा फिर पूरा मैंग्रोव को पढ़ाऊंगा आधे घंटे तक फिर अगला टॉपिक चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। देखो नोट्स वोट्स की चिंता ना करो, नोट्स तो तुम्हारे पास सारे टॉपर के हैं ही, सारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हो, सब टॉपरों ने अपने नोट्स शेयर कर दिए हैं, तो नॉलेज तो मैं अब क्या ही दे लूंगा तुम लोगों को, नहीं। तुम्हारे पास AIR अंक 1, 4, 7, 9, 8, 10, 7, 11 सबके नोट्स हैं, तो उस बात पे हम फोकस नहीं करेंगे, रेदर दैट कि हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है। दूसरा पेपर निकाल लो, अगर पेपर नहीं निकालोगे ना तो ये बहुत वाहियात लाइन किसी ने बोली है कि यूपीएससी नहीं होगा तो कुछ कर लोगे, ट्रस्ट में कुछ नहीं करोगे, है ही नहीं कुछ करने के लिए। मुझे बताओ तुम 10 ऑप्शन दो मुझे कि हाँ यूपीएससी नहीं होगा तो ये कर लेंगे, नहीं होता यार उतनी आसानी से। देखो 10 साल तो निकल गए ऐसे ही, 30 की उम्र है हम पहले ही आ चुके हैं, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है वहां से खड़ा होना कितना मुश्किल है यार, तकलीफ कितनी ज्यादा होती है। मैंने ऐसे लोग देखे टाइम खत्म हो गए लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा बिल्कुल भी दिमाग से, ठीक है। देखो जब आईआईटी की तैयारी करते हो ना तो दर्द तब तक रहता है जब तक कि आपको अगला कॉलेज ना मिल जाए, यूपीएससी की तैयारी में दर्द तब तक रहता है जब तक तुम शमशान घाट ना पहुंच जाओ, वो तकलीफ लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि वेन एवर यू सी एनी डीएम इन योर ऑफिस, और जब तुम देखो कि कोई यूट्यूब पे किसी टॉपर की शादी हो रही है, उसको वैल्यू मिल रही है, लोग उसको बहुत प्रेज कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो तुमको तुम्हारी फट जाएगी उसमें, मतलब तुम्हारे के समझ लो आंत बाहर आ जाएगी, तुम्हें लगेगा यार तुम्हारे साथ क्या हुआ। और फिर जब जॉब में स्ट्रगल होगा क्या करोगे, प्राइवेट में पढ़ाओगे, किसी कोचिंग में पढ़ाओगे, और कोचिंग वाले इस तरह से तुम्हें ट्रीट करेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार यही कोचिंग वाला मेरे पाँव छूता अगले 2-4 दिन अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो, और आज ये मेरे को पूछ भी नहीं रहा। तुम्हें उस दर्द को यार याद रखना है हमेशा, ठीक है। कुछ लोग रिलेशनशिप ब्रेकअप से आए होंगे, बनने के बाद पहुंचूंगा मैं उसको देखने के लिए, पता चला वो कभी दिन ही नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान देने की है, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं ये बात है ना, थोड़ा सा दर्द को जिंदा रखो, करना है इस बात को जिंदा रखो, एटलीस्ट रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है पर अपना बेस्ट एफर्ट तो हाथ में है। जब मैं भी फेल हो रहा हूं यार, बार बार मैं भी फेल हो रहा हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप से ये बात कहता हूं कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मेरे पेरेंट्स से मुझे यही बात बोलते हैं कि भाई तूने अपना बेस्ट दिया है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। जब मेरा पहला अटेम्प्ट में मेंस नहीं होता तो मेरे पेरेंट्स से यही कहा था कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुमने अपना बेस्ट दे दिया है, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आगे दो तो दो, नहीं मत दो, तुम जो करना है वो करो, क्योंकि दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस ऑल्दो आई कुड नॉट सेलेक्ट। वो लाइन में हमेशा यही कहता हूँ कि यार इफ पीपल रिजेक्ट यू, व्हाई यू रिजेक्ट योरसेल्फ, और दैट सिचुएशन विल कम अराइज व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, उसके साथ क्या होगा, तब आपके अंदर दर्द हमेशा रहेगा। आपको पता है कि आप अच्छा कर सकते थे, आपको पता है कि एग्जाम के समय में ज्यादा पढ़ लेता तो हो जाता, क्योंकि उस समय आपने दोस्तों के साथ टाइम बिता लिया। जब मैं यहाँ प्रिपरेशन करने आया तो यहाँ पे जो लड़के हैं ना, ये बड़ा लड़कियों के बर्थडे मनाते हैं केक, तो हमारे टीचर ये कहते थे कि अभी इनका केक काट रहे हैं, बाद में इनका खुद का कटेगा। तो वो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आने पे मैं धीरे धीरे मोटिवेट करता रहूंगा। मैं क्या ही करूँ, 2-1.5 घंटा ऐसे निकालेंगे और क्या ही है, सवाल तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा बिना कोई नॉलेज ही, ठीक है। तो मैं लास्ट सवाल से ही सॉल्व शुरू करूंगा, तुम बस थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो, और हाँ आंसर लिखते रहना कमेंट बॉक्स में भी, ताकि मुझे पता रहे कि तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो फिर इंटरटेन में मजा नहीं आएगा। आजकल क्या है, बच्चों का भी रहता है कि ऐसे टीचर चाहिए जो फनी हो, वो सीरियस स्टफ समझ नहीं आता उनको, व्यू कम आएंगे फिर। चलो, दिस इज द क्वेश्चन, which of the following disqualification is or are mentioned in the RP Act 1951? Why this question has been asked? Because of the राहुल गांधी केस, कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दो कि डिस्क्वालिफिकेशन कितने बेसिस पे हो सकता है। 3 बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। एक तो 102 में हो सकता है पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन, एक किस पे हो सकता है, एंटी डिफेक्शन पे हो सकता है, और एक अभी जो राहुल गांधी वाला हुआ है आईपीसी, ठीक है, सेक्शन 499 और 500, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ना। और वो एक्चुअली आरपी एक्ट के अंदर ही था, मतलब 3 तरह से डिस्क्वालिफिकेशन है, एक आरपी एक्ट के अंदर है, एक डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन में है, और एक डिस्क्वालिफिकेशन किस में है, आर्टिकल 102 में है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ाना भी पड़ता है। लास्ट स्टेटमेंट देखो, ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या है बताओ, बेसिक पॉलिटी है यार, आर्टिकल 102 है ये। तो अगर ये है तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, क्या है ये, ठीक है।
जिस भी आदमी ने इस बोर्ड को बनाया है ना, उसने पूरा समझ लिया था कि टीचर से जितना पैसा मिल रहा है उसे वसूल कर लेंगे। देखो जस्ट स्लाइड चेंज करो, हटाओ फिर वापस लाओ, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये 102 है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है ना सबको कि ये आर्टिकल 102 है, मतलब बेसिक फंडामेंटल है, बच्चों को ही पता है ये। तो 4 को हटा दो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला देख लो, ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा? 1 and 3, ठीक है, यही है क्या? हाँ, ये सवाल में दिक्कत थी किसी को? भाई अगर ये बिल्कुल बेसिक सी बात है यार, 102 है, ये जो क्वालिफिकेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है, बाकी 2 बच गए, ये तो मैंने पढ़े भी नहीं। ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड फॉर preaching and practicing social crimes such as untouchability, and he must not have convicted for promoting enmity between different groups for the offense of bribery, ठीक है। नहीं, आरपी एक्ट में नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन इज नॉट मेंशन इन आरपीआई, दैट इज द पॉइंट ना। 2 ही चीज मेंशन है, 1 और 3 जो दे रखी है, ठीक है। ऑनलाइन में यार आंसर करते रहो, है ना, सब लोग आंसर करते रहेंगे। ये समझ में आ गया सबको? इसमें कोई ज्ञान की जरूरत थी? बिल्कुल टुल्लू सवाल था ये। चलो 2 नंबर देके चल जाएगा तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ऊपर ऐसे करना होगा। ये वाला सवाल देखे, ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत तो सब बच्चे पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक है ना। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, है ना, ये सब पढ़े हैं आप लोग। उसके बाद में आर्टिकल 40 डीपीएसपी, ये भी पढ़े हैं। ये सब लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, उसी से पढ़ लेते हैं एक बार। द ग्राम सभा इज ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। यहाँ ट्रैप सेट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ये बोल सकते थे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज, ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, ये सब कह सकते थे। लेकिन सही आंसर क्या होता है? ऑल रजिस्टर्ड वोटर आते हैं, ठीक है। ग्राम सभा एक तरह से ऐसे मान लो कि ग्राम सभा एक मिनी कंट्री है, जिसके अंदर ये एक लेजिस्लेचर की तरह काम करती है। ट्रैप, हाँ असेंबली वो है ना। देखो एग्जीक्यूटिव तो कौन हो गया? पंचायत, और जो लेजिस्लेचर हो गई वो ये हो गई, ऐसे मान लो उसको। और जो ब्यूरोक्रेसी वो कौन हो गया? वीडियो ऑफिसर। अपने सब शहरों में होता है ना, ग्राम सेवक बोलते हैं उसको, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। वो आपका आईएएस ऑफिसर हो गया और पटवारी हो गया वहां का आईआरएस ऑफिसर। वो सारा देखो बिल्कुल एक रिसेंबल ही है सिस्टम पूरा। तो ट्रैप कहां हो सकता था? ऑल रजिस्टर्ड वोटर पे। बाकी तो नॉर्मल सी बातें हैं। ग्राम सभा है नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल बॉडी, ठीक है यार, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखेंगे तो उसमें उसकी जिक्र है, ठीक है। ये लीगल को स्टैट्यूटरी एंगल से मत देखना, मतलब ये रिकॉग्नाइज है इस तरीके से देखना। ये कई बार सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन भी होता है, ठीक है। द विलेज पंचायत और द ग्राम पंचायत इज एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ राज्यसभा। ये बिल्कुल मतलब रद्दड़ सवाल था, ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये सवाल गलत नहीं हो सकता किसी भी हाल में, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? डी। हाँ एक्ट, अब इसको वो मिल गया ना, उसको अथॉरिटी मिल चुकी है पूरी की पूरी 73rd 74th से। तो जैसे हम सर इसमें ये भी हो सकता है, जैसे जो लीगल बॉडी का है ना, इसमें सर ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि पार्लियामेंट से होगा, कि एक्ट से। हां तो लीगल बॉडी होगा। नहीं, ग्राम सभा तो उस तरीके से बना है ना, ग्राम सभा कोई एक्ट से थोड़ी बना है। हां मैं ये कह रहा हूं, जैसे जो लीगल वर्ड है ना, उसका हम इंटरप्रेट करते हैं एग्जाम में कि वो पार्लियामेंट के एक्ट से होगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो सर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ अब यार ये सही कह रहे हो आप, मैं ये भी तो कह रहा हूँ ना, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे तो डी लिया है, अगर आप 1/3 भी ले लेते मैं गलती नहीं मानता, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। यार एक बार ऑफिस से किसी को बुला के लाओ, वीडियो सही से स्ट्रीम नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी को लीगल बॉडी कहते हैं, वही तो कह रहा है ये। लेकिन ठीक है, लीगल मतलब वो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन वही ली गई कि ये लॉज में है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन में है। ठीक है, आगे बढ़ो। जब भी मैं अच्छा कुछ परफॉर्म करता हूं ना कुछ तो ग्लिचेस हो ही जाते हैं। आगे बढ़ो।
ये वो वही है कि तुम खराब खेल रहे थे, अब मान लो आज तुम्हारी बैटिंग आई और तुम्हारी स्टार्ट सही हो गई, बारिश आ गई उस मैच में, तुम्हें लगता था कि तुम सेंचुरी बना लेते, ठीक है। Which of the following best describe the term of virtual digital assets? ये इससे रद्दड़ सवाल नहीं हो सकता पूरे टेस्ट के अंदर, मान रहे हो कि नहीं? वर्चुअल डिजिटल एसेट इतना न्यूज में चल रहा है, अभी तक एक भी सवाल मुश्किल है आपके सामने। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है? Any information or code generated through the cryptographic means or otherwise which can be stored or traded electronically. NFT हो गया, क्रिप्टो हो गया, बिटकॉइंस हो गया, जो भी हुआ ये सब आ जाएंगे, ठीक है। चूकना ही नहीं है, इसमें तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होंगे, ठीक है। NFT की बात हुई है, बिटकॉइन की बात हुई है, और आज के जमाने में अगर तुम ये वाला सवाल गलत कर दो तो लानत है तुम पे। आगे बढ़े सचिन, एक बार देखो इसमें यार कमेंट में लोग बच्चे कह रहे हैं कि वो सही से स्ट्रीम नहीं हो रहा। गाइस पार्टिसिपेट करो यार, ऑनलाइन पार्टिसिपेट। आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? A B C जो भी आंसर है आंसर करो क्वेश्चन देखने के बाद में। तो इसका आंसर क्या आ गया? C आ गया ना। अभी सही चल रहा है सब कुछ, कोई बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हो रही है नहीं, आराम से आंसर आ रहे हैं। चलो कंसिडर, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तो बच्चों को ही पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो किस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे। तो ये सुप्रीम कोर्ट जज कैसे हटता है? स्पेशल मेजोरिटी से। तो आंसर है व्हेन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक रिकमेंडेशन विद स्पेशल मेजोरिटी। हरा हरा दिख रहा है सब, हाँ हाँ ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी इसका आंसर होगा। इसमें कोई परेशानी? अदर्स को कैसे हटा सकते हो? अदर्स को कैसे हटा सकते हो? है अदर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाते हैं? कौन बताएगा? अदर्स को, हाँ चीफ इलेक्शन, सही बात है कि अदर्स के पास में इम्यूनिटी नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। और अभी अमेंड भी कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट को, आप लोगों ने अमेंडमेंट पढ़ा होगा तो उसमें उसको बात हुई है देने की, हाँ, लेकिन अभी पता नहीं वो होगा कि नहीं, ठीक है। अब बात आ रही है, इसको समझ लो ढंग से, अल्लाह कैसे हटाते हैं। 2-3 कंटेंट दे देता हूं, नहीं तुम कहोगे पढ़ा है नहीं कुछ भी। देखो आर्टिकल 324 याद रख लेना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद में इसमें 3 वर्ड हैं, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, 3 वर्ड है इसमें। और उसके बाद में अगर याद रखोगे तो जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका क्या होगा? उनको सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट हटा देगा, उनके पास में इम्यूनिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे, ठीक है। और 2-3 बातें याद रखो, पोस्ट रिटायरमेंट वो होता है इसका, जॉब कर सकता है ये, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब कर सकता है, ये इसका एक ड्रॉबैक भी है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब करने का, ठीक है। पार्टी को ये पार्टी को वो तो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टी को रजिस्टर तो करते हैं पर डीरजिस्टर नहीं कर सकते ये, ठीक है। ये भी इनका एक ड्रॉबैक है। इनका जो पैसा होता है ना, जो पैसा होता है वो क्या होता है? वोटेड होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो तुमने पढ़ा होगा कि 2 तरह का पैसा होता है, एक जिसमें वोटिंग हो सकती है, इन पे वोटिंग होती है, इलेक्शन कमीशन पे वोटिंग होती है, जैसे बहुत पे नहीं होती, फाइनेंस कमीशन पे नहीं होती, या सुप्रीम कोर्ट जज जो जुडिशरी का पैसा होता है उस पर भी नहीं होती, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पे जो पैसा होता है उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर वोटिंग होती है ना। इसको रोकेगा वीडियो को? अभी ऑनलाइन बताओ यार, सही चल रहा है क्या वीडियो? तो ये बच्चे कैसे कह रहे हैं इतने कमेंट में, देखो फ्लैश हाँ ये हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना सबको? तो सरल आंसर है बिल्कुल, जो नेसेसरी कंटेंट था वो भी बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास में यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आंसर देते रहो यार, पार्टिसिपेट करते रहो। अगला सवाल देखो, इट इज द अप्रोच टू फार्मिंग अंडर विच व्हेन रेन फॉल्स ऑन terraced hill slope and runoff collected in the pond in the middle terrace, the runoff then passes through slopes when there are cattle's yard and finally reach the paddy fields at the foot of the hills. This system of farming is widely practiced. ये सच में टफ सवाल था, मतलब पता है तो हाँ हाँ, तो वह नागालैंड इसमें आंसर है, आप सबको पता ही है इसमें, है ना। तो नागालैंड में ये सिस्टम प्रैक्टिस होता है, ठीक है। क्या नाम है सिस्टम का?
जुबा 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 सिस्टम ही तो था। वही सिस्टम था। बाकी नागालैंड इसका आंसर है। यू गाइस कैन लीव, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। अभी तक हमारा स्कोर वैसे भी सही चल रहा है, 4 सही और एक मान लो एक आप छोड़ सकते हो अगर पता है तो, और नहीं पता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। सॉरी, नहीं पता है तो छोड़ सकते हो, पता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। बट दीज क्वेश्चंस आई टोटली रिकमेंड कि इन क्वेश्चंस में आपको वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, रिस्क नहीं लेना है। इन क्वेश्चंस में आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आंसर आता है तो करेंगे, आंसर नहीं आता है तो छोड़ देंगे। इसका कारण समझ लो कैसे, इधर देखो, इसकी लैंग्वेज देखो कि एक ऐसी फार्मिंग सिस्टम है जिसपे ये टेरेस बनाएंगे, फिर पॉन्ड में पानी कलेक्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस बहुत जगह हो सकती है, बहुत ही जेनेरिक से स्टेटमेंट बनाए। हाँ, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इस सवाल में ये थी। तो यहां पे ब्लंडर होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि एलिमिनेट ही नहीं हो रहा आंसर। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत जेनेरिक चीजें हैं और आपको लगता है कि यार मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। जाबो सिस्टम बोलते हैं इसको, लिख लो यार, ये इस पूरे सिस्टम को जाबो सिस्टम बोलते हैं, जाबो। हाँ, जेड, और ये नागालैंड का है। ठीक है, अभी ऑनलाइन सबको सही आ रहा है क्या? ठीक है, अभी सही आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? जाबो सिस्टम बोलते हैं, बट लैंग्वेज बहुत जेनेरिक है, अगर नहीं पता है तो छोड़ देना। अरे तो गुरुदेव ट्राई स्टेटमेंट तो करेगा, जेनेरिक लैंग्वेज होगी तो मल्टीपल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं। यहां तो जेनेरिक लैंग्वेज चारों जगह वैलिड दिख रही है, फिर क्या करोगे? ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं तुम्हें? तो पूरा खेल नहीं समझ में आ रहा है क्या तुमको? यहाँ पे कहाँ फंसने का संभावना है? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ये चीज मुझे मुश्किल लगी थी, फिर भी लेकिन याद कर सकते हो जाबो सिस्टम। अगर मैंने जब पेपर अटेम्प्ट किया था तो मैंने ये छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, इसको समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग जियो इंजीनियरिंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज? ये सवाल भी मुझे सही से नहीं जमा, इस सवाल में भी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत थी। समझते हैं कैसे? देखो, अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं कि भाई आप क्या चाहते हो, CO2 कम से कम हो एनवायरनमेंट में। इसके दो तरीके हैं, समझ रहे हो? इसके दो तरीके हैं, क्या तो CO2 को घोट लो या CO2 को वापस भेज दो, यही हो कि नहीं? इधर यू कैन एब्जॉर्ब और इधर यू कैन रिफ्लेक्ट, दो ही तरीके हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सी टेक्निक है जिससे हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की टेक्निक है। तो ये जो थी ओशन फर्टिलाइजेशन और एल्गी कोटेड बिल्डिंग्स, इनमें तो क्या हो रहा है कि CO2 एब्जॉर्ब हो रही है। सिंपल सी बात है कि ओशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल दो, एल्गी ब्लूम होगा, ग्रीन एल्गी होगी, तो CO2 को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ पे भी यही होगा, एल्गी कोटेड बिल्डिंग से भी यही होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो दो वाले हैं इसमें रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज इसमें तो ठीक है कि रिड्यूसिंग क्लाउड ब्राइटनेस। देखो क्लाउड से क्या होगा, मुझे समझाओ, क्लाउड से क्या होगा? क्लाउड से एल्बिडो होता है, ज्यादा क्लाउड होने पे जो लाइट है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्लाउड का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, ट्रैप भी होती है इससे हीट। ठीक है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि अगर आपका क्लाउड है, कहीं पे क्लाउड है, आप अगर क्लाउड फॉर्मेशन करते हो, जैसे आपको पता होगा कि कई बार हम लोग क्लाउड के लिए क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भेजते हैं हम लोग आर्टिफिशियली, तो उसके फॉर आगे चारों तरफ, हाँ, सिल्वर आयोडाइन भेजते हैं, तो उसके चारों तरफ एक क्लाउड बन जाता है, तो एल्बिडो बढ़ जाता है। एल्बिडो क्या है? रिफ्लेक्शन ही तो है। तो अगर वो रिड्यूस नहीं करना है, बढ़ाना है वो, तो पहला गलत हो जाता है, कॉमन सेंस है। तो ये दोनों हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब अगर एलिमिनेशन से तो आंसर आ जाएगा कि 3 2 और कौन सा 2 and 4, क्योंकि 4 तो हो ही गया है और ओशन फर्टिलाइजर भी सही है, तो 2 and 4। 3 के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि रिड्यूसिंग सरफेस ब्राइटनेस। तो सरफेस ब्राइटनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करे, लेकिन यार ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर का कर रहे हो आप। इसलिए ये सवाल है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। यहाँ पे गलती भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे जो गलती होगी ना उसको सिली मिस्टेक बोल सकते हो। इफ ब्राइटनेस डिक्रीजेस एल्बिडो डिक्रीजेस,
Therefore reflective index depress as we read more r, therefore the answer will be B. B नहीं है आंसर, इसका आंसर तो खैर A ही है 95। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सवाल में कहां पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसको समझते हैं कि सरफेस ब्राइटनेस क्या होता है। सरफेस ब्राइटनेस का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोटिंग कर रहे हो सरफेस पे, एक ऐसी सरफेस की ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो ताकि रिफ्लेक्शन बढ़े। जैसे मान लीजिए व्हाइट कोटिंग है तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, तो रिड्यूस नहीं करना है, बढ़ाना है उसको, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे कलर भी हो सकते हैं जो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो आंसर है ना 2 and 8, इसमें ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट होगा कि which will help in absorbing the CO2, विच ऑफ द, हाँ इसमें सी भी थोड़ा बहुत, सी कॉन्टेक्स्ट भी सही है, लेकिन यार क्लैरिटी नहीं है, इसको और सही से फ्रेम किया जा सकता था। बट वही है कि ह्यूमन मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, ठीक है। मैं खुद भी काफी एनर्जी लगाया था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये भी हो सकता है, और फिर मैं लगा कि हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following category are exempted from getting a no objection certificate for extraction of ground water। इसमें एक ही लॉजिक लगा सकते हो, कोई माई का लाल याद नहीं कर सकता इन 6 चीजों को, ये सिर्फ लॉजिक से सॉल्व होता है ये सवाल। अगर तुम लोग कोशिश कर रहे हो तो बेकार है वो, क्योंकि इस तरीके से इतना डीप में कोई जाता। बस इतना याद रखो, जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे पैसा लगेगा, लेकिन जहां पे नॉर्मल ह्यूमन हेल्प के लिए पानी है, ये तो पानी झूठा है, और जहां नॉर्मल ह्यूमन हेल्प के लिए पानी को यूज करेंगे तो वो क्या होगा, सही होगा। ये समझ में आ गया, ये भी करंट अफेयर से ही है सवाल, तो इसमें वो लास्ट, ठीक है। जैसे आ गए इसमें डी आंसर है। देखो इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंजम्पशन सही है, ठीक है, और उसके बाद में रूरल ड्रिंकिंग वाटर भी, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब जैसे एमएसएमई का है तो देखो 1 2 3 4 भी ऑप्शन में था, तो अपना टफ सवाल है ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना जल्दी से पता नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है पेपर में आसान सवाल हो। हाँ, तो देखो उसका लॉजिक सही है, तो ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना आसान नहीं होगा। अब फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर लो इसको, क्योंकि अब सवाल देख लिया है तो। हाँ, कौन सा रूरल, अर्बन एरियाज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड डोमेस्टिक यूजेस। हाँ, डी आंसर होगा। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। डी पे जाना चाहिए, इनको ऐसे याद नहीं किया जा सकता। एक ही लॉजिक दे रहा हूँ जो भविष्य में याद रखे ना, कि जहां से इंडस्ट्रियल पर्पज इन सब के लिए तो एनओसी लेना पड़ता है, बट जैसे जहाँ पे ह्यूमन हेल्प है या सोशल कोज के लिए पानी एक्सट्रैक्ट हो रहा हो ना, वहां पे उसको सही ले लेना। और फिर भी गलत हो जाए तो अपनी किस्मत मान लेना, उसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। ये तो हो ही गया। नेक्स्ट, Which of the following procedures are included in the primary treatment? यकीन एक परेशान करने वाला सवाल था, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक चीज से 6 को एलिमिनेट करके। हाँ, सॉफ्टनिंग ऐसी चीज है जो फिर भी घर पे लगाते हैं हेयर सॉफ्टनर के लिए, तो उस हिसाब वो प्राइमरी, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसका ज्यादा आइडिया हमारे को होता नहीं है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं। यही मान लो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर आपने फिल्टर लगाया होगा, प्राइमरी मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे जो ट्रीटमेंट है ना उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जो बहुत ही स्पेसिफिक लेवल पे ट्रीटमेंट होता है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में आपको पता होगा कि प्राइमरी फिल्टर्स लगते हैं, सेडिमेंट्री फिल्टर्स लगते हैं। अरे पहले वो डब्बा सा होता है ना, उसमें पानी गुजरता है और बाद में एक फिल्टर लगा होता है, ऐसा ही तो सिस्टम होता है अपने घरों में। तो ये वाला जो सिस्टम है इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फिल्टर। सेडिमेंट्री फिल्टर होता है वो मिट्टी को छान देता है वो। तो इस तरह के सवाल से ही बन सकता है ये। और फ्लोकेशन क्या होता है, कूड़े जो मोटे मोटे पत्थर कंकड़ प्लास्टिक ये सब निकल जाता है, तो ये प्राइमरी है। ये सिर्फ इंग्लिश में देखो तो पहला दूसरा तो लगा लो, पहला दूसरा कहाँ लग रहा है, सी पे लग रहा है। और सॉफ्टनिंग एक ऐसा चीज है जो मतलब काफी देर की बात है। एरेशन भी इतना आसान नहीं है। एरेशन में क्या होता है, एयर दे रहे हो, तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे। फिर भी मैं मान सकता हूँ गलत होने की संभावना थी, क्योंकि मेरे से भी गलत हुआ था। शेयर तो आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज अगर आप ऐसे देखते हो कि मतलब प्राइमरी
ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सरकार की तरफ से होता है तो सरकार कभी सॉफ्टनर नहीं लगाएगा। हाँ सॉफ्टनर की बात, एरिएशन भी बड़ी बात है यार। हमारे घरों में आरओ है, कहाँ देखा है तुमने उसमें जो हवा घुस रही हो है? तो अगर आप तो ये अगर हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये दोनों बिल्कुल क्रूड से थे, ये दोनों सही जाएंगे। फ्लोकेशन का मतलब है कि बहुत ही कोर्स जो मटेरियल है उसको निकालना, सेडिमेंटेशन सिंपल सी मिट्टी छानना। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ये नॉर्मली क्वेश्चन बेस्ड है, इतना दिमाग लगाओगे तो गलत कर बैठोगे। हाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब होता है कि जो बेसिक लेवल पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है, बेसिक फंडामेंटल लेवल पे, उसमें उतनी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी मतलब उसमें कुछ एनहांसमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही क्रूड लेवल पे इसका हो रहा है ट्रीटमेंट। बट फिर भी मैं कहूंगा सवाल गलत हो सकता था, ठीक है, लेकिन दिस इज हाउ यूपीएससी वर्क्स। आगे बढ़ते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसको समझो। देखो ऑटोइम्यून डिजीज सबको पता है, ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं खुद की। ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को खाना शुरू कर दे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, चलो 75 तो सही हो गया। नीचे वाला पॉइंट भी ठीक लग रहा है। इम्यूनो सप्रेशन, सप्रेशन मतलब कुछ दबाया जा रहा है। सप्रेशन द रिडक्शन ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी को दबा रहे हैं वो। तो पहला और चौथा आना चाहिए आंसर में। तो हमारे पास में क्या बच गया, ए और डी बच गया। देखो कितना क्लोज पहुंच रहे हैं हम लोग, है ना। इसी तरीके से खेलना होता है। अब ये वाला देख लो, हाँ, कि ल्यूकेमिया इज ए ब्लड कैंसर, ये आपको पता है, ये ल्यूकेमिया के बारे में सबको बेसिक पता है। और ल्यूकोपेनिया डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, ये इसलिए गलत है, मतलब मुझे नहीं पता सच में गलत है कि सही है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ ये भी कोई ना कोई बीमारी होगी, तो ये रिस्क को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। तो इस एंगल से आप लोग जा सकते हो। बाकी ऑटोइम्यून डिजीज को कौन पढ़ता है भाई, बेसिक डिजीज पढ़ लो तो बड़ी बात है। ल्यूकेमिया लोग ज्यादा सुनते हैं और ल्यूकोपेनिया कम सुनते हैं, और वैसे भी ये पेनिया वेनिया कुछ आता है ना, तो ये डिजीज ही होती है, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आप कर सकते हो। हाँ अरे वो लैंग्वेज फ्रेमिंग की बात है रे यार, उसको तुम टेंशन मत करो। ये सब हम लोगों ने पेपर सेट किया ना, तो लैंग्वेज वही है, मतलब इसकी स्प्रिट समझो बस, ठीक है, भावनाओं को समझो। तो ये समझ में आ गया। ये इसमें अगर मैं खेलता तो मैं ये खेलता कि यार ये बीमारी है और कुछ गलती करेगी बॉडी में, तो फिर बना देते हम लोग क्या 1 3 4, ठीक है। देखो चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं तुमको समीकरण समझा देता हूँ पूरी की पूरी कैसे चलेगी। तुम ऑनलाइन वाले भी इस बात को समझो। देखो 100 क्वेश्चन होंगे ना, अपना वही टेक्निक चलती है, 62 120, 30 गलत -20, 10 छोड़ देंगे, 100 आ जाएंगे बस। ये सिचुएशन है जब तुम्हारा पेपर बिगड़ेगा। अच्छा जाएगा तो इससे अच्छा ही जाएगा, ये बिगड़ने वाली सिचुएशन है। इससे नीचे गए तो फिर पेपर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली बात है। अपने अब इतना दिमाग है नहीं भाई, अपन है बिल्कुल बेसिक ठेठ गांव के एस्पिरेंट। अपन निकालना जानते हैं उत्तर, ज्ञान नहीं है अपने पास में, तो उस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। ये समझ में आ गया ये इक्वेशन। तो खेल लो आराम से, हो गया हमारे पास फिर से कितने क्वेश्चन का गेम है, 30 का फीवी रहेगा। और थोड़ा कॉमन सेंस को हमेशा रखना। तो कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग, उसको थोड़ा सा लाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फिर तुम्हारे पास नोट्स तो सारे टॉपर्स के हैं, पढ़ तो लो ही गई। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। तुम भी सोचोगे यार किसी तरीके का, मतलब अलग ही लेवल का डिस्कशन करा रहा हूं मैं तुम लोगों को। बस मैं सिखा रहा हूं कि यार ज्यादा ज्ञान नहीं, तुम्हें बस एक सही स्ट्रैटेजी और सही एनर्जी के साथ करना है, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ्टन टर्म एज अ रेवेन्यू फोरगोन, ये अच्छा सवाल है, ये आ भी सकता है, ठीक है। ये 2 वर्ड पढ़ लो, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर अकर्ड इन टैक्स कलेक्शन, इसको तो हम टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। टैक्स इवेजन अलग चीज है, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो बिल्कुल इररिलेवेंट ही ऑप्शन है। टैक्स रेवेन्यू फोरगोन उसी को ही कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने बहुत सारे छूट दे दी ना, जैसे हम नहीं कहते कि आप भाई इस स्कीम में सेव करो, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। जैसे पीपीएफ की स्कीम हो गई, सुकन्या समृद्धि की स्कीम हो गई। अब इस स्कीम में सरकार बहुत सारी छूट देती है, सीनियर सिटीजन को बहुत सारी स्कीम दे रखी है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो, जैसे व्यय वंदना योजना है, तो व्यय वंदना में नहीं होता कि इसमें इन्वेस्ट करोगे तो छूट मिलेगी, ठीक है। तो
वो सब जो अब उसमें टैक्स तो आता ना सरकार के पास में, सरकार ने वो टैक्स छोड़ दिया, ठीक है, सरकार ने क्या किया, वो टैक्स छोड़ दिया, और जब सरकार ने वो टैक्स छोड़ दिया है तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू फोरगॉन, चला गया वो, तो आंसर क्या होगा, बी। ये अच्छा सवाल है, समझ रहे हो तुम, ये अच्छा सवाल है, रेवेन्यू फोरगॉन जान लो। अगला सवाल करते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर। ये मैंने एक टेक्निक बताई थी अपने उसमें भी, ये बहुत जगह काम करती है। जब दो स्टेटमेंट में एक सही हो, दोनों सही होने की संभावना हमेशा सही रहती है, लेकिन एक गलत हो जाए तो दूसरे के सही होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों सही होने की संभावना भी होती है, दोनों गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो एक सही हो ना तो दूसरे के तो दूसरा सही होने को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर एक गलत हो जाए और तुक्का लगाना पड़े तो उस पर सही में लगाना उसको, ठीक है। ये बड़ी एक बेवकूफ सी बात कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, तुम समझ रहे हो अपने पास है ही क्या। तो ये आ गया हमारे पास ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर। तो देखो ये जो पार्टनरशिप है ना, कभी कभी एक और चीज बताता हूं, जब आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो अपने कॉन्फिडेंस से विश्वास देना, क्या रामसर कन्वेंशन पढ़ा हुआ है, क्या रामसर कन्वेंशन पे ये सुना था क्या नहीं हमने, ऐसा थोड़ा सोचना, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो तुम पढ़े होगे यार। ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर कभी कोई चीज मैं बोल रहा हूं और आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो कम से कम इस बात पे ध्यान जरूर देना कि यार हमने रामसर कन्वेंशन बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, क्या यहां पे ऐसा कुछ इनिशिएटिव था। तो ऐसे भी एक रिवर्स इंजीनियरिंग करा करो क्वेश्चन को। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने रामसर कन्वेंशन अच्छे से पढ़ रखा और ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है, तो उसको फिर गलती लेना, चाहे भले इस बारे में श्योर हो या नहीं हो, इस बात में भी ध्यान देना है पेपर में। अगला देखो, इट वर्क्स टू प्रिवेंट बोथ मरीन लिटर एंड माइक्रोप्लास्ट। ये तो ऐसे ही छोटू सा स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई गलत होने की संभावना नहीं है, बहुत जेनरिक है। ऊपर वाले में यह है कि ये गलत स्टेटमेंट है। देखो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये मेरा सही हो गया था, अब मैंने कर दिया दो एलिमिनेट, तो मतलब क्या तो मेरा दूसरा सही होगा या मेरा दोनों सही होंगे, ठीक है। अब अपने दिल पे हाथ रख के लगा दो जो लगाना है, क्या कर सकते हो और क्या करें। मेरा ये था कि मेरे को पता था कि रामसर में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने मतलब ये यूएन की कोई बॉडी का है, मैं बता देता हूं, लिखवा लो इसको। ये जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ मरीन लिटर वाज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +20 में था, आया था ये रियो +20 में 2012, ठीक है। ये यूएन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसमें मनीला डिक्लेरेशन भी है, मनीला डिक्लेरेशन, ठीक है, इसमें क्या है, मनीला डिक्लेरेशन, ठीक है। चलो तो मैं सिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे चल रहा है, अब ये याद कर लो, नहीं हो तो अपने मन पे हाथ रख के तुम्हें जो भी देवता का नाम याद है उसका नाम लेकर के लगा देना। एग्जाम इज रियली फन, टेक इट इज ए फन। चलो ये देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड डिफरेंट वेज टू द अबायोटिक स्ट्रेसफुल कंडीशंस। ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये स्टेटमेंट है कि हम जो अबायोटिक कंडीशंस है, अबायोटिक कंडीशन क्या, बाहर का गर्मी सर्दी, ये सब अबायोटिक कंडीशंस ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द मेथड ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है कि मैं वहीं रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, और मैं अपनी बॉडी को उस तरीके से अडॉप्ट कर लूंगा कि मैं सर्वाइव कर जाऊं, इसे बोलते हैं अडॉप्शन, ठीक है। जैसे अब सेकंड वाला देखो, एवरी विंटर फेमस केवलादेव नेशनल पार्क होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। ये अडॉप्शन नहीं है, तुम भाग गए वहां से, अडॉप्ट थोड़ी किया तुमने अपनी बॉडी को वहां पे, तुम तो खुद वहां चले गए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। दूसरा एलिमिनेट कर दें, दूसरा एलिमिनेट कर दो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कहानी बची कौन सी, तीसरा। और अब देखो पहले के जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन, वैसे ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और तीसरे वाला है, इसमें हमारी बॉडी में हमने चेंज कर लेते हैं, हम लोग अडॉप्शन ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड्स हैव ए हायर रेड ब्लड सेल्स अकाउंट देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। पहले वाले अडॉप्शन का एग्जाम्पल नहीं है वो, ठीक है।
वो तो हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हीट का ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। वो एग्जाम्पल अडॉप्शन का नहीं है, नहीं अडॉप्शन का नहीं, कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। अरे थोड़ा टेक्निकल भी होता है यार, हमेशा ऐसे थोड़ी ना कि यही है, लिख लो वो क्या बोलते हैं। एक सेकंड रुको, सेकंड वाला तो माइग्रेशन होता है। सेकंड वाला माइग्रेशन होता है, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन। इस चीज को बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अडॉप्शन, कॉन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन, ये सब सर्वाइव के तरीके हैं। चलो आगे बढ़ो। 88 consider the following statement. In the 4th century BC, Panini systemized the regulation, the rules governing Sanskrit and produced a grammar called the अष्टाध्यायी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो पाणिनि पहले PIQ में आ चुका है, तो कई लोगों ने कहा है कि पाणिनि गुप्ता के समय था, ऐसा नहीं था भाई, पाणिनि बहुत पहले था, पाणिनि मौर्यन से भी पहले था। तो एक तो इस कंटेंट को याद रखना, ये सही बात है। यहाँ जो ट्रैप सेट हुआ है ना, वो यहाँ हुआ है बस। यार आर्यभट्ट की कौन सी बुक थी भाई ब्रह्म संहिता, बताना। सबने आर्यभट्ट पढ़ी है, आर्यभट्टम पढ़ी है, बस इसी से तो आंसर निकल रहा था। एग्जामिनर को समझो, रवि सर हर जगह ट्रैप सोच के लगा रहे, तो यही वो यहाँ पे चेक कर रहे थे। वैसे ये भी सही था। और सूर्य सिद्धांता इज ए बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, ये सबको पता है यार, सूर्य सिद्धांता कुछ ना कुछ एस्ट्रोनॉमी की बुक है, और एस्ट्रोनॉमी की बुक होगी तो वहाँ पे सब कुछ होगा ना, कैलकुलस, ये सब क्या है यार, ये वेरी जेनरिक सवाल, तो बस यही था, ठीक है। वराहमिहिर ने इसको रखा था, वराहमिहिर ने। एक्सप्लेनेशन पढ़ के नहीं आई क्या तुम? एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिला नहीं मेल एक्सप्लेनेशन, सिर्फ इसका मिला। हाँ कोई बात नहीं, वराहमिहिर लिख लो बस। चलो ये पाणिनि को याद कर लेना, ये पाणिनि बहुत परेशान करता है, ये आ सकता है सवाल। ये क्वेश्चन फिर से कराऊं, देखो पाणिनि ने कानून बनाया है, ठीक है, ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर बनाई है, वो ठीक है। सूर्य सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमी की बात हुई है, इसमें क्या ही है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एग्जामिनर जहाँ ट्रैप लगाया ना, वो यहाँ लगाया है कि आर्यभट्ट ने नहीं लिखी है बृहत संहिता, आर्यभट्ट ने तो आर्यभट्टम लिखी है, ठीक है। तो वो ट्रैप था, और इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूँ कि कोई टॉपिक पढ़े हो तो बार बार लॉजिक रैशनल पीछे जाया करो कि यार सच में ऐसा कुछ था या नहीं था, कुछ तो अपनी पढ़ाई पे भरोसा करो। वराहमिहिर ने, वराहमिहिर ने, अरे वराहमिहिर नाम ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं पहली बार सुने हो तुम। यार एग्जाम 1 महीने में भाई ऐसी चीजें मत करो। वराहमिहिर, हाँ आगे बढ़े। कितने क्वेश्चन हो गए? 88, 85 पे हम लोग फिर रुकेंगे ना 1 मिनट के लिए, थोड़ी सी फालतू बात करेंगे तब। अगला देखो, इस सवाल को समझ लो, कौन सा है ये, इसको समझ लेते हैं। देखो मैं तो इस सवाल को बस यही सॉल्व कर दिया था कि NIA is not empowered to investigate offense under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, सिंपल। बस इसको एलिमिनेट किया था, आंसर आ गया था, खत्म। यार एक बात बताओ, NIA ऐसी बॉडी है जिसका कितना बड़ा ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, और वो टेररिस्ट को भी मैनेज करती है, तो क्या टेररिस्ट में नार्कोटिक्स नहीं हो सकता है? तो ये कॉमन सेंस लगा हुआ ही नहीं। गलत बोल रहा हूं तो बोलो, बस आंसर हो गया। इसलिए बार बार निकाल लेता हूं, माइंड वहीं जिससे स्टेटमेंट पे जाता है जहां फंसता है। एक्सपेंड किया है भाई, ये अमेंडमेंट आया ना 2019 में, इसको इंटरनेशनल होराइजन में एक्सपेंड किया है। और हाँ मिनिस्ट्री की याद कर लो, क्या यूपीएससी आजकल पागल हो गई है मिनिस्ट्री पे, बोल सकती है NIA किस मिनिस्ट्री के अंदर है। अब ध्यान से मेरा रूल सुन लो, जब युद्ध की बात करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी की बात होगी तो होम मिनिस्ट्री, बस ये यूज करना हमेशा। आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे जवाब दो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में? कोई ज्यादा अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े सवाल आ रहे हो। अब ये सवाल, अब कई मूर्ख क्या करेंगे, हम जैसे गलती बता रहा हूं, गलती कहां होगी तुम लोगों से, इसको पूरा पढ़ोगे, पूरा पढ़ने में कितना वक्त जाएगा तुम्हारा? 2 मिनट तो कहेंगे। स्मार्ट आदमी अगर चौथे से कट करके आंसर निकाल लिया, अब उसको फर्क ही नहीं पड़ा 3 स्टेटमेंट क्या है, तो हाँ है चौथे पे उसका खेल समझो उसका।
मैं क्या कैसे करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कौन सबसे कॉमन स्टेटमेंट है जिसको हटा करके मैं उत्तर ला सकता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ। तो चौथा मेरे को ऐसा लगा था कि चौथा हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा, तो मैं क्विकली चौथे पे गया था सबसे पहले। आप इसमें से आप या तो तीन या चौथा वाला तीसरा या चौथा पढ़ लिए दोनों। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कुछ ना कुछ हट जाएगा ना, चाहे तीसरे पे चल जाता। तीसरा तो बिल्कुल ही वैसा है, सरल है, और मुझे थोड़ा आइडिया भी था। हाँ, तो ऐसे मतलब किसी भी स्टेटमेंट को पकड़ लो, ऐसा नहीं है, और उसका तुरंत पहले एलिमिनेट पे जाया करो, उत्तर क्या पता वहीं आ जाता है। सारे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़े, बहुत ही कूल तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तो ज्यादा होगा, गलतियां सबसे होती हैं। आगे देखो, कैश मैनेजमेंट बिल्स। इस बिल में मैंने सिर्फ इतना बता रखा है, ये एक तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ये मैंने एक वीडियो ही बनाया है पूरा इकोनॉमी के टर्म्स पे, उसमें मैंने बताया था कैश मैनेजमेंट बिल्स ये गवर्नमेंट के ही होते हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है, कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर सकती है। एक छोटी सी टेबल है, वो जरूर देख लेना। ये पहले, और ये PYQ में भी आ चुके हैं ऐसे छोटे वर्ड्स, 22 में भी आए हैं। आपसे कोई PhD नहीं करवा रहा है, आपसे सिर्फ इतना है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म याद कर लो, कौन इशू कर सकता है उतना याद कर लो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और याद रखना, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो या कैश मैनेजमेंट बिल हो, उन पे जनरली इंटरेस्ट रेट इशू नहीं होती है, वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं। मैंने फिर से वर्ड यूज किया जनरली, हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज लिखा होगा तो वो गलत होगा। ये स्टेटमेंट में खुद में वो है पॉइंट है, जैसे इसमें लास्ट में क्या इमीडिएट कैश नीड्स, तो फिर लॉन्ग टर्म बिल्स में क्या ही होगा। हाँ, मान गए लड़के को, सही है, वेरी गुड। मैं इस एंगल से सोचा नहीं था, मेरे को तो खैर कंटेंट ही पता था, तो मैं इस एक्चुअली तिगड़म तब आएगी जब कंटेंट नहीं पता होगा, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली मुझे कंटेंट पता था। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में और इमीडिएट कैश नीड में कॉन्ट्राडिक्ट किया है ये। अब पता बनाने वाले ने क्या किया होगा, सोचो, ये स्टेटमेंट कहीं उठाया होगा और यहाँ शॉर्ट टर्म होगा तो उसको लॉन्ग कर दिया होगा। यहाँ पे फ्रेमिंग वैसे नहीं की है कि पूरे स्टेटमेंट को ऐसा चेक कर बनाऊं कि मैं, तो यही तो दिक्कत है रियल पेपर में और हम लोग जो बनाते हैं उनमें। तो पकड़ गए यूं, देखो क्या बात है, बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये देखो, देवर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम, ये टफ स्टेटमेंट एक्चुअली यार, हमको क्या पता 2010 में आया था, कब आया था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो 2 और 3 बचा है बस, और तीसरा मैंने बता ही दिया, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द SLR सिक्योरिटी, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। और ये आ गया कि जेनेरिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजरी बिल एज दे आर इशूड, क्योंकि ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों गवर्नमेंट इशू करती है, ये भी लिख लो, और दोनों ही शॉर्ट टर्म है, और दोनों ही डिस्काउंटेड प्राइस पे होती हैं, जनरल इन पे इंटरेस्ट रेट नहीं होता। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड जनरल। किसमें? CNB जनरली वही है कि मिसमैच पे ही होता है, बाकी ऐसा कोई खास वो नहीं है, दोनों ही शॉर्ट टर्म है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डिफरेंस। ट्रेजरी बिल का 90 डेज है, और वो है, ये शायद उससे भी कम डेज पे होगा, ये है। हाँ, पर इसका जो होता है ना वो मिनिमाइज पे ही होता है, मतलब जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बहुत ही शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं उसी के लिए होता है। जीरो कूपन बॉन्ड जैसा ही है ये, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑलवेज वर्ड आएगा तो गलत करना, यहाँ पे जनरल वर्ड हो तो ठीक करेंगे। अगला देखो, ये सवाल देख लेते हैं स्टेट को। इस सवाल है, इसका आंसर है ना सी। Consider the following statement regarding the drought management in India. The state government is final authority when it comes to declaring a region as a drought affected, and drought will fall within the definition of the disaster as defined in Disaster Management Act 2005. तो ये बेसिकली पहला स्टेटमेंट तो आप सही ले सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला भी है, दूसरा इन चीज़ों में लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। पता है तो बहुत बढ़िया है, हाँ, और नहीं पता है तब आप एक कोल ले सकते हो उसके ऊपर। ये काफी सेकंड वाला काफी ऑब्वियस है कि ड्रॉट इज कम अंडर द DM एक्ट, ठीक है। वैसे ओरिजिनली नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ऐसा हुआ है। एक आध क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी जम रहे हैं तो आप छोड़ भी सकते हो यार, ऐसा नहीं कि आपको सारों में लॉजिक लगा के उत्तर ही लगा ला हो, समझ रहे हो भाई। मुझे कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी, वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ और होंगे, किसी और के लिए कुछ और होंगे। उसको पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने ऐसे किया कि मतलब एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। हाँ, तो ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ऐसे कॉल्स लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये लॉजिक से जैसे कोई भी स्टेट लिस्ट में आता है,
ठीक है, तो कर सकते हो इसको इस तरीके से। तो ये वाली बात है दोस्तों। आगे बढ़े, चलो। कंपोजिट फ्लोर टेस्टिंग, ठीक है। इसमें जो सिंपल सी बात है, ये तो डेफिनेशन तो सही है कि इफ मोर देन वन पर्सन is taking claim to form government and the majority is not clear, government may call for a special session to see who has the majority, ठीक है। इसे ही बोलते हैं फ्लोर टेस्टिंग कंपोजिट। ये तो स्टेटमेंट सही है। द वोट कैन बी इधर ओरली, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है ना। अब सवाल जो था ना, सवाल गलत यहाँ पे था बस, कि इट वाज सुप्रीम कोर्ट इन्वेंशन इन एसआर बम्बई केस जजमेंट। यहाँ पे फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, वही एंगल में जाना है। एसआर बम्बई केस तो लक्ष्मीकांत ने बेसिकली दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? कहीं हुई है बात कंपोजिट फ्लोर टेस्टिंग की वहां पे? नहीं। ऐसे सोचना है, अपने पे भरोसा रखना है कि यार मैं लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ के आया हूं, अगर मैंने वहां नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब वो भी नहीं है, और अगर उसके बाद भी गलत हो जाए तो हो जाए। गिरने से, गलत होने से डरने की क्या जरूरत है, और भरोसा करना है। एसआर मुंबई केस बहुत अच्छा केस रहा है, जहां पे उसने बताया कि किन केसेस में जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग सकता है, ठीक है। सीएम को हटाने से पहले फ्लोर टेस्टिंग होनी चाहिए, पर कंपोजिट फ्लोर टेस्टिंग की बात नहीं हुई है वहां पे। इट्स सम अदर केस, ठीक है। हाँ, अब तुम बोलो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मतलब जैसे फ्लोर टेस्टिंग होते हैं, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह होते हैं, तो अगर उसमें सीक्रेट वोटिंग होता है तो वो पर्पस ही बीट हो जाता है ना उसका। लेकिन यार वो चीज किसी दिन हम मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। अभी इस चीज को हम अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम क्लास के बाद कर लेंगे, नहीं तो फिर एक अलग ही डायरेक्शन में चल जाएगा। फिर हमें सरकार की थोड़ी बुराई करनी पड़ेगी, अननेसेसरी उलझ जाएंगे अलग डायरेक्शन में। पर मैं तो ऐसे ही निकाल लेता हूं उत्तर। द टर्म नॉन अटेनमेंट, ये बहुत बार पढ़े होगे तुम लोग। जब हम, अगर किसी को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पता है सबको, उसमें नॉन अटेनमेंट सिटी की बात हुई है कि नहीं? ऐसे सिटी जिनकी पैथेटिक कंडीशन है किसकी? एयर क्वालिटी की। तो हो गया आंसर। आगे बढ़े, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। कहां से लॉजिक निकला है, कैसे दिमाग लगाया आप लोगों ने कि हम लोगों ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पढ़ा है, वहां पे नॉन अटेनमेंट सिटी की बात की है, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं कहीं का कंटेंट काम आएगा, मतलब कहीं पे कुछ पढ़ा है उसका कंटेंट कहां काम आएगा, मतलब इस पेपर में कुछ भी हो सकता है। पुअर एयर क्वालिटी, एक्चुअली इसका पर्पज यही था, इस जो क्या बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम था, कि जो सबसे ज्यादा पैथेटिक सिटीज हैं एयर क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उन सिटीज को वो करना था, क्या बोलते हैं। नहीं, तुम वो रैशनली नहीं सोच रहे, तुम थोड़ा सा। पर ठीक है यार, नहीं पता है तो नहीं पता है। मुझे पता था क्लीन एयर प्रोग्राम का, नॉन अटेनमेंट सिटीज के बारे में। बैकवर्ड के लिए तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया ना भाई, तुम ये भी सोच जाते तो वहां बच जाते। तुम जब भी पेपर, एक तो ये टेस्ट में लेकर लोग भाग रहे हैं पेपर दे के, क्या मिल गया भाई तुमको जल्दी जाके? ये नहीं कि उस समय में सोच लूं थोड़ा बहुत ना, भाग रहे हैं, क्या ही है भाई। तुमको एक जगह बैठा नहीं जाता, एक वो उसमें बिल्कुल। इन ऐसे सवाल देखते ही मतलब समझ लो 2 नंबर पक्के। मतलब इन सवालों का कोई ज्ञान नहीं होता, इन सवालों को कोई तैयार नहीं कर सकता, और इन सवालों को अगर गलत कर दी ना तो बचा नहीं पाएगा तुमको कोई भी। सर्कुलर इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, अब ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ये कॉमन सेंस यार। सर्कुलर इकोनॉमी ठीक है, रिसाइकलिंग की बात है, रिसाइकलिंग, रीयूज, ये सब सर्कुलर इकोनॉमी है। क्या स्टेटमेंट बनाएगा? इसी के इर्द गिर्द कुछ बना रहा होगा, पढ़ लो, हो जाएगा सवाल। देखें, इसके लिए कोई कंटेंट नहीं होता। देखो, कुछ भी स्टेटमेंट उठा लो, इट रिलाइज ऑन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल। ये देखो, अरे सर्कुलर इकोनॉमी तो भाई बिल्कुल बेस की बात करती है। दूसरा भी गलत हो गया। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड इन ए सर्कुलर इकोनॉमी, बढ़ता है बल्कि। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? रीयूज करते हो उसको, मतलब पैंट फट गई तो उसके रफू करा करा के पहन रहे हो, तो लाइफ साइकिल बढ़ रही है भाई। और इन ए सर्कुलर इकोनॉमी वैल्यू इज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग और सेलिंग एज मेनी एज प्रोडक्ट एज पॉसिबल, गलत है। लेस प्रोडक्ट्स, बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी से क्या होगा? ऑप्टिमाइज यूज ऑफ द रिसोर्स होगा, एट द सेम टाइम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगी। तो और डिजी इंडिया मिशन कंटेन्स द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। देखो, जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और अगर ये फंस भी था ना तो मैं सही मानता इसको, क्योंकि डिजी इंडिया मिशन इतना बड़ा मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है,
यार उसमें क्या सर्कुलर इकोनॉमी की बात नहीं होगी यार? मोदी जी ऐसे हैं जो भूल जाएंगे इतनी बड़ी बात को? मित्रों, डिजिटल इंडिया में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई है। कॉमन सेंस, मतलब चूकना नहीं है भाई। कम से कम 5-10 सवाल फंसेंगे ऐसे जिनमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, बेसिक इधर उधर की अवेयरनेस से ही बन जाएगा सवाल। इसमें क्या ज्ञान चाहिए था बताओ? ऐसे सवाल को देखते ही तो सबसे पहले एक स्माइल आनी चाहिए और बस उसको कर दो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि ऐसे सवालों में थोड़ा सा केयरफुल भी रहना, ठीक है। हाँ, रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो वो डायलॉग है ना, मोर यू ब्यूटीफुल मोर यू पेनफुल, तो वो वाली लाइन है, ये जितना सुंदर होगा उतना ही खराब होगा। नहीं, वो है मोर यू ब्यूटीफुल दैट मच पेनफुल, मोर ब्यूटीफुल दैट, ऐसे कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डीकम्पोजर? यार फाइटोप्लैंक्टन, ये सवाल ही मतलब सही सेट नहीं हुआ, इस सवाल में ऑप्शन सही सेट नहीं हुए। फाइटोप्लैंक्टन एल्गी है यार, ये कैसे डीकम्पोजर होगा? हाँ, वायरस या साइट सेट होता, क्योंकि वायरस लग सकता है लेकिन वायरस कभी डीकम्पोज नहीं हो सकता, डीकम्पोजर नहीं हो सकता, क्योंकि कारण क्या है, वायरस को लिविंग शेल चाहिए। ये लिख लो तुम अपने नोट्स में, फंसा सकता है एग्जामिनर। वायरस कभी भी डीकम्पोजर नहीं हो सकता। इस सवाल में तो खैर दम नहीं था। हैं? ये तो एल्गी है फाइटोप्लैंक्टन, तो अरे ये तो वो है, ये तो ऑटोट्रॉफ्स हैं यार। ये कैसे डीकम्पोज होंगे? ये तो जो फूड चेन से शुरुआत कर रहे हैं, ये एंड थोड़ी कर रहे हैं। वायरस और एल्गी दोनों डिकम्पोजर। हाँ, एल्गी तो ऑप्शन ही सही सेट नहीं हुआ यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, ये तो आंख मीच के सही हो जाता यहाँ। अब देखो, अब ये लिख लो नोट्स में, फ्लैगी टेल्स, मैं तो नहीं जानता ये क्या है, लेकिन लिख लो हाँ ये डीकम्पोजर हो सकता है, एज ए कंटेंट अपने पास आ गया ये। वो ये इसमें आंसर सी है ना? हाँ, सी तो है, ये तो बोल रहा हूँ। डीकम्पोजर नहीं हो सकता। वायरस लिख लो, वायरस बहुत बार आ चुका है। ये हाँ। मेन फूड चेन होता है। यूनिसेल्युलर माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाँ, तो ये कर सकता है। यहाँ ऑप्शन सही सेट हुआ नहीं है, तुम समझ रहे मेरी बात को? अगर यहाँ वायरस फंसता ना तब भी कोई नॉलेज चेक होती। इसीलिए कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं, डेट्रीवोरस शुरू नहीं हो सकते वायरस से। जो फूड चेन डेथ से शुरू होती है ना, वो वायरस शुरू नहीं कर सकते उस फूड चेन को। कौन सा सवाल था ये? 81 था क्या? चलो आगे बढ़ो। द ग्लोबल प्रोग्राम, ये तो आता है नहीं आता है, इसमें कुछ एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे वाइल्ड लाइफ वाला एलिमिनेट कर सकते थे, आईपीसीसी एलिमिनेट कर सकते थे। इसका कारण समझाता हूँ कैसे, समझ लो ध्यान से। देखो, आईपीसीसी अपनी कोई रिसर्च नहीं करती, इस लाइन को याद रख लो, ये बहुत हेल्प करेगी एलिमिनेशन में बहुत जगह, कि आईपीसीसी की अपनी कोई रिसर्च नहीं होती है, ये सिर्फ रिपोर्ट पब्लिश कर देती है कहीं कहीं से रिसर्च लेकर के, ठीक है। तो ये हेल्प करेगी लाइन हमको बहुत जगह, किसकी अपनी कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये आईपीसीसी कौन बना है? 1988 में बना है, लेकिन कौन बना है बताओ, फिर मैं बता दूंगा लास्ट में, तो अगर मुझे याद रहा तो। हाँ सही है, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, ठीक है। चलो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये तो एनजीओ ही है, ठीक है। तो ये भी मोस्टली एनिमल्स के लिए है, क्लाइमेट के लिए नहीं है। अब सवाल फंसेगा यहाँ पे, अब जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, तो ये मॉनिटर करता है, रिसर्च ये भी नहीं करता, तो यूएनईपी। एक और चीज बता दूं, आज का है ना, मैं जितने भी सवाल देख रहा हूँ ना, उसमें यूएनईपी क्लाइमेट में ज्यादा जा रहा है आंसर सही। तो अगर कभी लगाना पड़ जाए, है ना, कभी इज्जत पे आ जाए और तुम्हें ऑप्शन, मान लो तुम्हें क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट है और लास्ट रिजोर्ट है, तो यूएनईपी पे लगाना टिक, कहीं और मत लगाना। यूएनईपी बहुत इन्वॉल्व हो रही है एनवायरमेंट में, हाँ क्लाइमेट चेंज वाले में यूएनईपी पे लगाना। लेकिन यहाँ पे तो खैर निकल ही जाएगा एलिमिनेट करके। और यहाँ सवाल को देखते ही हथियार मत छोड़ देना, ऑप्शन पे जरूर जाना। वो तो इसीलिए है कि क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो जनरली ही इज फोकसिंग ऑन द मॉनिटरिंग नॉट द रिसर्च। तो ये है ना कि प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, वल्नरेबिलिटी, इंपैक्ट एंड एडेप्टेशन, वो ये काम नहीं कर रहा है। ए और बी में कंफ्यूजन है, तो मैं कह रहा हूं यूनिपी पे जाना अगर कंफ्यूजन भी है तो। बाकी यूपीएससी ने अब आजकल ये रिपोर्ट पे पूछने छोड़ दिया है, 20, 21, 22 में, जब से मैं दे रहा हूं तब से तो आ नहीं रहा इधर पे। मैं अपने पायलट में इतनी रिपोर्टें तैयार किया, भर भर के रिपोर्ट्स, उस समय एक चलन चल गया था, बहुत सारी रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की 10-15 रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्टें मैं तैयार कर लिया। लेकिन वो फिर क्या हुआ, आने ही बंद हो गए सवाल।
ये वही बात हो गई कि तुम किसी को पसंद करते हो उसके हिसाब से बने, वो बंदा ही चला गया। हाँ, एक तरफा हो गया, है ना। तो और पढ़ाई पर ध्यान दो, बस यही है मेरा मोटा बात। तो देखो अगला आ जाओ, सोशल कैपिटल। फिर से आ गया एक वही सवाल जिसके 2 नंबर पकाने हैं, जिसको कोई तैयार नहीं कर सकता। कॉमन सेंस से स्टेटमेंट होंगे। सोशल कैपिटल क्या होंगे भाई? जिसके अंदर अपना सोशल कैपिटल क्या है? तुम्हारे फ्रेंड्स। हाँ, अगर आईएएस नहीं, मतलब फिर सोशल कैपिटल ही बनानी पड़ेगी लाइफ में। मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, क्या करूं, नहीं निकला एग्जाम तो दिल का अच्छा ही रहना पड़ेगा ना मुझे। हर किसी के साथ ये बनाना पड़ेगा कौन सा दोस्त कब काम आ जाए, प्यार से रहना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो मैं हमेशा मजाक में एक बात बोलता हूँ, वो सच भी है। इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड ना, देन किसी की भी गलती हो सॉरी तुम्हें ही बोलना पड़ेगा फिर लाइफ टाइम। ये समझ लेना तुम। खैर हंसी मजाक की बात है, बट तुम हंस नहीं रहे हो, परेशान हो रहे हो यार, आनंद नहीं आ रहा, आराम से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी। और तुम कोई का पेपर लिया ना, विजन का ही बना दूंगा मैं, इस तरीके से विजन का पेपर बना दूंगा मैं, कोई पेपर। हाँ, अभी यहाँ तो नहीं, पर कभी, क्योंकि ऐसे हो जाते हैं यार पेपर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कर तो रहे हैं यार अभी। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इंक्रीज सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल समझ गए ना, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, ये सब सोशल कैपिटल है, ठीक है। लेकिन इन्हीं चीजों में सबसे बड़ा दर्द ये भी है कि सच में ये होती नहीं है। तो इधर देखो यार, प्रोवाइडिंग टाइमली टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सोशल कैपिटल तो नहीं हो सकती, तो इससे तो भाई कंपनी का फायदा होगा। तो तीसरा एलिमिनेट कर दें क्या? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलो, अरे प्रोवाइडिंग टाइमली टेक्निकल ट्रेनिंग टू कीप देम abreast with the modern technology and increasing their skills। इससे सोशल कैपिटल कैसे बनेगी? ये तो हर कंपनी हमेशा करती है ना। पॉइंट समझ रहे हो तुम? टेक्निकल कैपिटल मान सकते हो, या कंपनी का एसेट्स मान सकते हो, इस तरह की चीजें बोल सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल मान सकते हो, बट सोशल कैपिटल नहीं। सोशल कैपिटल तो मैंने बताया प्यार मोहब्बत होती है, ठीक है। आगे बढ़े, मजा आ रहा है कि नहीं? कोई स्ट्रेस तो नहीं है? रियल पेपर में भी इसी बिल्कुल रिलैक्स माइंड से बनाना क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, आराम से। यूपीआई पे नाउ, यार ये सवाल है ना, इतना भी देखते ना, एनी, ये एक्सट्रीम कर दिया था इन्होंने यहाँ पे, एनी कंट्री, वहीं एक सवाल खत्म हो गया था ये। ये तो उस यूपीआई पे नाउ सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट किया है हमने, लेकिन यार ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी बात है कि भारत किसी भी देश के साथ में यूपीआई, सोचो कितनी बड़ी बात है यार ये। तो ये इट्स एनी कंट्री, ये गलत है, तो ये गलत हो गया। और जब एक गलत होता है मैं दूसरा सही कहता हूँ हमेशा, तो बी आंसर आ जाता है इसमें। पीपल कैन मेक क्रॉस बॉर्डर, ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि जिनके साथ होगा वहां तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर ही सकते हो ना। आ रहा है कि नहीं मजा? मैं पहले ही बोला था जो भी आएगा बिल्कुल मजा आएगा एकदम। इस सवाल में मुझे हमेशा दिक्कत थी, क्योंकि मुझे एक तो ये लगा कि यार कथक का डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो फंस कहाँ सकते हो, कथक का डेवलपमेंट बहुत पहले हुआ है, लेकिन कथक में घराना सिस्टम का डेवलपमेंट मुगल टाइम में मानते हैं। एक तो इस चीज का याद रखना, अदरवाइज आप इसे गलत ले लोगे और एक आध सवाल गलत भी हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को कि कथक का जो डेवलपमेंट है, कथक का जो डेवलपमेंट है ये बहुत पहले हुआ है। अगर मैं तो सारे ही जो हमारे जो डांस हैं, क्लासिकल डांस है, वो कहीं ना कहीं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ओरिजिनेट है ही, लेकिन जो घराना सिस्टम है ये बहुत बाद में आया है। देखो हो क्या रहा है कि नदर्न इंडिया के जो डांस हैं वो थोड़े से मिक्सअप हो गए, किसके साथ में? जो इन्वेडर्स भारत में आए, तो इसलिए इनमें घराना सिस्टम डेवलप हुआ, बाकी जो सदर्न इंडिया में नहीं डेवलप हुआ। एक बार देख लो जो 8 के 8 है ना, आसाम में बताओ क्या है? मैं तुमसे लोगों, चलो एक टेस्ट करता हूं तुम्हारा। आसाम में बताओ क्षत्रिय, भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। और यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्रा में हो गया, कथक तुम्हारा इसमें हो ही गया है, ओडिसी तुम्हारा उसमें हो गया है, उड़ीसा में मणिपुरी हो गया है एक, और एक तुम्हारा इधर आ गया है कथकली, और कथकली है, कथकली तो केरला में है भाई, हाँ कथकली केरला में है, एंड आई थिंक वन मोर है मोहिनी अट्टम, और ये केरला में है, ठीक है।
और हाँ, जो लोकल वाले हैं उसमें भी देखो मार्क मुझे नहीं पता कैसा सेट किया है, पर ये न्यूज़ में भी नहीं था, पर कुछ को इंपॉर्टेंट है जो नाम याद सकते हो, जैसे कि छऊ याद रख सकते हो, छऊ इज इंपॉर्टेंट, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों में ही होता है, ठीक है, तो ये तुम याद रख सकते हो। और असम का है बिहू, वो याद कर सकते हो। ऐसे 2-3 जो इंपॉर्टेंट है ना वो याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, फैक्चुअल नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल, इनको याद कर लो। बाकी मैं यहाँ गलत भी कर सकता था क्योंकि, लेकिन बस ये लॉजिक लगाओ कि घराना सिस्टम मुगल्स के आने के बाद ही शुरू हुआ है या इन्वेडर्स के आने के बाद ही शुरू हुआ है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन यूनिक घराना होगा इस पे, हाँ और भी घराना हो सकते हैं। बट अब ठीक है, गलत भी एक आध तो गलत हो ही जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। टफ है यार, बहुत फैक्चुअल है। इवन कि मार्क एमपी का है वो भी एक टफ स्टेटमेंट है। कई बार मान लो यार कोई बात नहीं, नहीं पता था, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्या हो गया उसमें, कोई क्राइम हो गया क्या? मैंने पहले ही बोला 50 में हमारा टारगेट क्या है, 30 सही 15 गलत 5 छोड़ देंगे, बहुत अच्छा टारगेट है। और 30 तो मुझे लगता है सही आराम से होंगे अपने, जिस हिसाब से जा रहे हैं ज़्यादा ही सही होंगे, मुझे लगता है 35-40 तक सही हो जाएंगे अपने, हो जाएगा यार, क्या परेशानी है। मैं होता तो मैं छोड़ देता इस सवाल को, मैं छोड़ देता, पक्का छोड़ देता, ना तो मुझे मार्क पता था और ना मुझे कथक पता था, ठीक है। और याद रखना इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के 2 ही तरीके हैं, एक तो बस जो मतलब ये हैं क्लासिकल वालों को तो डिटेल में कर लो, क्लासिकल वालों को तो डिटेल में कर लो, और जो वो हैं क्या बोलते हैं, जो फोक हैं, फोक डांस हैं, उनको सिर्फ स्टेट वाइज मैच कर लो, ठीक है। और जो करंट में है साल भर के, उनको जरूर देख लेना, बस इतना बहुत है। मैंने छऊ बिहू ये दो बताए, ये कर लेना ध्यान से, है ना। हॉर्नबिल हो गया नागालैंड में, या जिनको बहुत ही फेमस है, गरबा हो गया गुजरात में, ये गलती करोगे क्या यार, डांडिया सॉरी डांडिया इधर भी गुजरात में ही है, और कालबेलिया राजस्थान में हो गया। ये छोटे मोटे कॉमन सेंस है, बहुत सुना हुआ होगा, इंफॉर्मेशन यूज करना उस तरीके से नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, अब ये नहीं तुम नितिन सिंघानिया में 100 200 500 दे रखे हैं यार, पागल हो जाओगे। मैं बार बार लास्ट में ये कहता हूँ, नोट्स तो हैं ही हमारे पास, वो सजा से ही थे। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मैंने अभी रिवाइज भी करा दिया है कहाँ पे कौन से क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। और एक मैंने आप लोग को बताई दिया कि जो लोकल है उनको मैच करना। अभी याद रख लो कि मार्क मध्य प्रदेश में है, उसका तो बिहू, छठ, गरबा, हॉर्नबिल, ये जो मुख्य है वो याद कर सकते हो। अगर नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा वो ऐसा हो गया ना कि मतलब यहाँ पे क्या लगाएं बताओ, या फिर बिल्कुल एलिमिनेट ही हो जाए। मान लो राजस्थान में कहीं दे रखा हो, नहीं सुना हो, या ऐसा हो जाए कि कोई कई ऐसे एरिया का जहाँ पे तुम्हें अवेयरनेस है और एलिमिनेट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट 76. Mammals from colder climate generally have which of the following adaptation to save from a brutal cold? तो सबसे पहले मेरा दिमाग लार्ज बॉडी साइज पे जाएगा, तो वो तो सही हो गया। और नॉक्टरल ये होंगे नहीं, क्योंकि नॉक्टरल तो कहाँ होते हैं, डेजर्ट एरिया में होते हैं यार, रात में निकलते हैं वो। तो देखो दिमाग ऐसे काम करना चाहिए। 2 पता है ना, फटाफट देख लो कि क्या इससे उत्तर आ जाएगा क्या, देख लो फटाफट। तो लार्ज बॉडी साइज कहाँ है, लार्ज बॉडी साइज 3 सही है ना, तो 3 सही, हाँ BOD में से मतलब कुछ होगा, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। और तो ये हो गया, ये ठीक है, एक ठीक है। हाँ, और लिम्स भी इनके, लिम्स और ईयर्स इनके छोटे होते हैं, क्योंकि है हाँ 2 से भी आ जाएगा, 2 से भी आ जाएगा, क्योंकि जितना छोटा होगा ना ये सब अदर बॉडी पार्ट्स, उसके फायदा ही होगी, उससे हीट उतना ही कम निकलेगा, ठीक है। तो ये भी लिम्स भी छोटे होते हैं, कान भी छोटे होते हैं, है ना। बॉडी छोटा हो
नहीं नहीं, उसका समझो, मैं समझाता हूँ, फिजिक्स समझो इसके पीछे। देखो ये तुम्हारे पर जो एरिया होता है ना, वो छोटी बॉडी और बड़ी बॉडी में देखो, ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, इसको छोटी बॉडी में मान लो काट दो, तो जो पीछे के एरियाज हैं वो भी ओपन में नहीं आ रहे, इसलिए मतलब ओवरऑल एरिया है ना कम ही होता है। ये साइंस है, मतलब ये बिल्कुल साइंस में दे रखा है ये बात, ठीक है, कि पर यूनिट एरिया जो एक्सपोज हो रहा है ना वो बड़ी बॉडी में कम होता है और छोटी साइज में ज्यादा होता है, ठीक है, इसको साइंस की तरह याद कर लो बस। ऑप्शन 4 का जैसे इसमें तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट मतलब है नहीं, बट मान लो एग्जाम में आ गया तो ऑप्शन 4 इसको भी शॉर्ट ही लो, स्टमक साइज छोटा ही होता है। और ये भी रीजन है ना जहाँ पे वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एनिमल है वो नहीं वहाँ पे कौन से एलिमेंट? छोटे एनिमल। हाँ छोटे नहीं मिलते, छोटे तो इसलिए नहीं मिलते ना, हीट का ज़्यादा होता है उनका। छोटे एनिमल आपको छिपकली विपकली कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट एरिया में मिलेंगे, वहाँ पे तो पोलर बियर्स और ये सब मिलते हैं। आगे आ जाओ, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोपायरेसी। इसमें देखते हैं क्या रहता है। It's a situation where the indigenous knowledge of nature originating with the indigenous people is used by others for non-profit but without permission from and with little or no compensation or recognition to the indigenous people themselves। हाँ, तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा है, हाँ, कि देखो एक तो ये वर्ड नेगेटिव है, आप थोड़ा ध्यान से दो, अब तुम धीरे धीरे पकड़ रहे हो उस, और अगर ये सही पकड़ रहे हो ना भाई 2 महीने में पेपर निकल जाएगा। एक तो ये वर्ड नेगेटिव है तो कुछ अच्छा तो होगा नहीं, तो बस ये लाइन अच्छी बोल रही है, वहीं पे काम हो जाएगा अपना। आपको समझ में आ रही चीजें? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। हाँ, कि नॉन प्रॉफिट के लिए ये तो कोई इमरजेंसी में करेंगे, मतलब पॉजिटिव बात हो गई ये तो। स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब नॉन प्रॉफिट में आप विदाउट परमिशन कैसे कर सकते हो? वही, ठीक है। बाकी देखो ये याद रख लो, TKDL याद रख लो, बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव है भारत का, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD, ठीक है, उसका नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके IT टारगेट्स भी हैं। बायोपायरेसी मतलब होता है कि यार तुम्हारे पास में एक इंफॉर्मेशन है जड़ी बूटियों की, कोई तुम्हारे पास में कोई बहुत एंशिएंट नॉलेज है, ठीक है, एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, और तुम ट्रेडिशनली है वो तुम्हारे पास में, तो उसको चुरा लेना उनको, और उसको तुमको बेनिफिट भी नहीं दे रहे, तुम एक ट्राइब हो मान लो, और तुम ट्राइब के पास में बहुत नॉलेज है, तो कंपनी क्या करती है, उनकी बेसिक नॉलेज चुरा लेती है। अभी समझ में आया ना? पायरेट मतलब क्या है? अरे ये क्या कह रहा है कि नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए एक चुराना इंडिजिनियस लोगों से। हाँ, अरे तुम क्यों चुराओगे? अगर किसी का अच्छा ही करना है तो तुम क्यों चुराओगे? चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। ऑनलाइन है, बच्चे जवाब भी नहीं दे रहे हैं, मतलब 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 25 बचे हैं, इनमें से कुछ लोगों से पता नहीं फिर मुलाकात कब होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा है, तो वैसे तो मैं तो तुक्का ही लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें 2 ईयर वाला इंटरनेशनल प्लेयर नहीं होना चाहिए। वैसे मैं इसे 1 समझ रहा था, पर रियल में 4 है बस, बाकी स्टेटमेंट में सही है, ठीक है, 4 ईयर्स। तो अगर कोई भी प्लेयर जिसने 4 साल तक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है ना, ठीक है, उसको ये करेगा। तो मतलब 2 नहीं होगा, मतलब मैं इसी से, मुझे सच का सही आंसर नहीं पता था, लेकिन फिर भी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। एक सेकंड, चलो ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही है कि अभी इनका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया, पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न था, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के था, और 25 लाख रुपए मिलते हैं। 125 नहीं है ये मतलब था तो ये ऐसे था, ये रुपी था ये। आंसर आ जाएगा, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है।
अब इसको देख लो, ये आसान सवाल है, कोस्ट पुश, ठीक है। तो डिमांड पुल कोस्ट पुश समझ में आता है आप लोगों को? अब इसको ढंग से समझा दो, ये टॉपिक पढ़ा देता हूं अच्छे से। कोस्ट पुश, डिमांड पुल। डिमांड पुल तो क्या होगा? जैसा तुम लोगों ने ऑरन में कर रखा है हाल, वो डिमांड पुल है। अमीरों के बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे, महंगे महंगे कमरे ले रहे हैं, जितने भी उनको ऑफर हो रहा है, तो क्या है? डिमांड पुल है। कमरे हैं कम, लोगों की जेब में है बहुत सारे पैसे, तो हो गया डिमांड पुल। कोस्ट पुश में क्या हो रहा है कि डिमांड नहीं बढ़ाई है तुमने, पर कोस्ट बढ़ गई है। उससे बहुत कारण हो सकते हैं। मान लो कि सप्लाई टूट गई, एक डिजास्टर आया, तो हो सकता है वो चीज स्कैर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में लेबर कोस्ट बढ़ गई, इनपुट कोस्ट बढ़ गई, तो उसे बोलते हैं कोस्ट पुश। डिमांड पुल के लिए हमारी आरबीआई काम करती है, वो क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, तो उसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी कोस्ट पुल को देखो, ठीक है। अभी पॉइंट समझ में आ गया, कोस्ट बढ़ेगी। अब यहाँ पे ये भी उन्हीं सवालों में आता है जो 2 नंबर फ्री के देके जाता है। देखो, cost push inflation occurs when overall price increases due to increase in the cost of wages and raw material। ये तो बिल्कुल कॉमन डेफिनेशन ही है ये कोस्ट पुल की। कोस्ट शॉर्टेज और द कोस्ट इंक्रीज इन लेबर, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड क्रिएट द कोस्ट, ये भी ठीक है। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन ओनली अकर व्हेन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये ओनली जो वर्ड आया ना, उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, ठीक है। ये आ गया ना, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन ओनली अकर, तो ये नहीं है, देयर कैन बी अदर वेज, देयर आर अदर वेज। तो इसको एक्सट्रीम की तरह एलिमिनेट कर सकते हो। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये तो कम करेगा, बल्कि अगर कोस्ट बढ़ जाए, इसको ऐसे समझो कि कोस्ट बढ़ गई है तो एकदम से डिमांड ही कम हो जाएगी, तो फिर सप्लाई तो घटेगी ना। मान लो कि कोई चीज बहुत महंगी है, लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे, तो आपकी कंपनी क्यों प्रोड्यूस करेगी उसको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है इस सवाल में, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? डिमांड इज इलास्टिक होने का मतलब क्या है? कोई भी चीज इलास्टिक होने का मतलब क्या है, ये समझ लो यार। मैं कुछ भी चेंज आता है तो बहुत चेंज हो जाती है जल्दी से, वेरिएशन आ जाता है। मतलब डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब थोड़ी भी कॉस्ट बढ़ी तो डिमांड में फर्क पड़ गया, उसे बोलते हैं डिमांड इलास्टिक होना। समझ में आ गया ये तुम्हें? ओनली अभी तो आपको समझ में आया कि इलास्टिक होने का मतलब क्या है। यदि यू आर वेरी इमोशनल इलास्टिक, ये वर्ड मैंने भी बनाया तुम्हारे सामने। कई लोग होते हैं जैसे थोड़ी भी समस्या आती है तो परेशान हो जाते हैं, तो वो इमोशनल इलास्टिक हो गए। मैं तुम लोग को एक हिंट देता हूँ, लड़कियां कभी भी इमोशनल इलास्टिक नहीं होती, बट दे प्रिटेंड। बॉयज प्रिटेंड करते हैं कि वो इमोशनली स्टेबल है, इलास्टिक है, बट दे आर इमोशनल इलास्टिक, ठीक है। ये एक सवाल आएगा नहीं वैसे। फिलॉसफी है यार। मेरा ना एक्सपीरियंस ऐसे वास्ट है हर चीज में। मैं कॉलेज भी मेरा वैसा ही था, तो दैट आई पुट दीज थिंग्स इन एग्जाम। मैंग्रूव मैंने तुम्हें क्या क्या बता रखा है, मैंने पढ़ाया है मैंग्रूव, तो तुम लोगों को नहीं पढ़ा है, जिनको भी पढ़ा है तो मैंने बताया था 2-3 चीजें याद रख लो। एक तो इसकी रूट्स है ना, वो ये होती हैं न्यूमम, ये कुछ भी है, मतलब नाम टफ सा ही है ये, देख लो। मेटाफोर्स, ठीक है। तो ब्लाइंड रूट्स होती हैं, मतलब बाहर की तरफ निकली होती हैं, आराम से रेस्पिरेशन हो जाता है उनमें, ठीक है। और विविपेरी मोड में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वही पेडी वेडी से ही निकल जाता है इनका अगला पार्ट, मतलब अगला जो स्पीशीज है, ठीक है। तो ये 2 तो इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर मैंग्रोव में कुछ याद भी ना हो तो ये याद रखे ना, एक तो किस तरह के ब्लाइंड रूट याद रखना, एक विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन याद करे ना, हाई सैलिनिटी में सर्वाइव कर जाते हैं, ये याद रखे ना। सवाल ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर, है ना। तो बाकी तो कॉमन बात है। तो मैंग्रोव्स एंड ट्राइड बुश ग्रोइंग बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स, देयर इज फिलोजोलिकल एडप्टेशन ऑफ salinity stress and the water logged anaerobic mud is high, ठीक है। ये सब नॉर्मल बातें हैं। तीसरा क्या बोला था? सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी में ये होते हैं। इन 3 में हो जाएगा। बाकी अब तुमसे ये पूछ सकते हैं, अच्छा सब अच्छा बोल देना। मैंग्रोव पानी भी साफ कर देते हैं, स्पीशीज को जगह भी दे देते हैं, सब अच्छा कर देते हैं लाइफ में, कूल, बस, है ना। मैंग्रोव को बचाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। इंडिया में मैंग्रोव हाईएस्ट तो वैसे सुंदरबन में ही है, और भारत का तो देखो
हमारा तो टाइगर भी ऐसा है जो ऐसे मैंग्रोव में रह लेता है ना। रॉयल बंगाल टाइगर इज द ओनली स्पीशीज जो सर्वाइव कर सकता है मैंग्रोव में। यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है यार, बहुत सलिनिटी होती है। पर ये लोग तो अब वो एडेप्टेशन कर चुके हैं, मतलब ये एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है एक्चुअली। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। ठीक है, एनरोबिक सॉइल कंडीशन ही होगी भाई, क्योंकि वो रेस्पिरेशन, क्योंकि दिक्कत ये है कि इतनी सैलिनिटी है वहां पे, ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पे बिल्कुल भी। आगे बढ़े, मिलेट्स आ जाओ। इस सवाल में ऐसे स्टेटमेंट बना रखे हैं, मतलब मेरे काली पट्टी बांध दो ना तुम, तब भी मैं गलत ना करूं इस सवाल को। देखो कैसे कैसे बना रखे हैं। हाई न्यूट्रिशियस नॉन एसिडिक, भाई ठीक है। देयर आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स सच कोज ए हाई स्पाइक इन ब्लड शुगर। क्यों होगा भाई, ये तो बिल्कुल अच्छी है भाई। बल्कि कहते हैं कि ये वाला आटा लोग कहते हैं कि शुगर में खाओ, गेहूं को मत खाओ। तो बताओ कैसे गलत करेगा आदमी, दूसरा ही घटा दो। आगे आंसर, ये क्या पेपर बनाया था यार तुम। कम से कम मैं कह रहा हूँ 150 से 60 नंबर आ सकते थे इस पेपर में आराम से, मतलब बिना कोई स्ट्रेस के। ठीक है, गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है। हाँ कुछ अच्छा ही करेगा यार, अच्छा ही करेगा, यही मैं कह रहा हूँ, कुछ अच्छा ही करेगा यार, ये कोई खराब थोड़ी करेगा। इतनी सी कुछ तो होती है वैसा, मतलब ये उस स्पिरिट में ये जनरल स्पिरिट में ही है ये, बस तुम ये याद रखो। ये है ही नहीं सवाल में। वो मुनाल पटेल सही बोलता है, कभी कभी खिचड़ी बना करके बिगाड़ लेते हैं हम सवाल को। स्टेटमेंट पढ़ना दिख रहा है, जैसे पूरी न्यूज़ उसा नहीं पढ़ते सर, लेडी फिगर वाला पढ़ नहीं, जल्दबाजी में इसकी गलती कर दी। हाँ, ह्यूज स्पाइक इन ब्लड शुगर। अरे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप गेहूं मत खाइए, गेहूं में बहुत शुगर होता है, लेकिन मिलेट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं वो। हमें सकती है ना जनरल जनरल थिंकिंग रखो बस। ज्यादा सोचते हैं। हाँ, यूपीएससी ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा सोचेंगे, वो ज्यादा कई बच्चों का हो जाता है यार, मैं मानता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है एंड शी इज डॉक्टर, तो भाई उसका प्री नहीं हो रहा भाई, कम से कम 4 अटेम्प्ट तो हो गए उसके, और उसको मेरे से 10 गुना ज्यादा आता है। 10 गुना ज्यादा, 10 गुना नहीं 100 गुना ही बोल सकता हूँ, लेकिन उसका नहीं होता। कारण वही है कि ज्यादा तो आता है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकती मेरी तरह। मेरा एक अलग ही तरीका देखा होगा तुमने अप्लाई करने का सवालों को, वो तरीका तुमको सीखना है। और सबके पास है ये, जो 10-12 हजार निकलेंगे ना, उन्हें 5-6 हजार के पास ही है। 1 हजार नॉलेज से निकल जाएंगे, 2-4 हजार तुक्के से बॉर्डर पे निकल जाएंगे। लेकिन मेरा जैसा ये होता है कि इनका काफी बढ़िया मार्जिन से निकल जाते हैं आराम से, कंफर्टेबली। ठीक है, और इतना भी नहीं निकलते तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, लाइफ है, तुम अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, और तो क्या ही है ना। इसमें भी मैंने ये लॉजिक लगाया कि यार कोई भी सत्याग्रह ऐसा नहीं जिसमें पुलिस अरेस्ट ही ना हुआ हो, तो ये चौथा एलिमिनेट कर दिया था। और गांधी जी वाला सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल एक ट्रैप हो सकता है भाई। गांधी जी मैंने वाईकॉम पढ़ाया भी है, पिछले न्यूज में था, पिछले हफ्ते 1-2 हफ्ते पहले न्यूज में था ये एक्चुअली। त्रावणकोर याद रखे ना, पेरियार इसमें और याद रखे ना, बस हो गया, यही है। तो चौथा जाते आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3। ठीक, गांधी जी वाला मुझे पता था, तो 3 तो सब में वैसे ही आ रहा था। ठीक है, त्रावणकोर में ये कहाँ है, त्रावणकोर में ये भी मुझे पता था, तो पहला 3 साथ आना पड़ेगा। तो फिर क्या, तो ये होता, ये होता। वाईकॉम इज रीजनल लोकलाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तो 1 2 3 आ गया। बहुत स्टेटमेंट पता है ये पेपर में। और ऐसे अगर 1 और 2 एक दूसरे को ही करेंगे, जैसे 1 और 2 होगी। हाँ, वो तुम सीख रहे हो यार, तुम सही लॉजिक लगा रहे हो। मुझे लग रहा है तुम एक थोड़े टाइम में मेरे को ही छोड़ दोगे। ठीक है, इसमें चौथा पे लगा लो गेम। He promoted both foreign goods, foreign and inland trade, but neglected government control। बल्कि टीपू सुल्तान का सेंट्रलाइजेशन का था। टीपू सुल्तान वो का ये था कि बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम चलाया है उसने। चौथा एलिमेंट करो, क्या आंसर आ रहा है? वो भी था, और ये वाला भी तो एक टफ बात हो गई ना, नेग्लेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। बल्कि टीपू सुल्तान का सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए वो क्या इनफेमस है वो। एक तरह से ये कॉन्ट्रडिक्ट भी होता है, आप प्रमोट कर रहे हो तो आप नेग्लेक्ट कैसे करोगे? ये तो नहीं, ये तो हाँ ये बात भी सही बोले। हाँ, वो भी है। बाकी तो जेन्युइन पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी रिलीजन में भी इसका सवाल आएगा नहीं, कंट्रोवर्शियल बहुत है।
भाई बहुत ज़्यादा टीपू सुल्तान पे था। कुछ लोग सब बोल रहे हैं बहुत देशभक्त था, कुछ लोग बोल रहे हैं देशद्रोही था, क्योंकि वो देशद्रोही तो नहीं बोल रहे, ये बोल रहे थे रिलीजियस इंटॉलरेंट था। रंगनाथा स्वामी टेम्पल वाला जो एंगल है, उसमें एक टेम्पल तोड़वा दिया उसने, उसके सब हिंदू वाले पूरा सब लिखते हैं उसमें है। हाँ मंदिर उसने बनवाए भी थे भाई। यही टेम्पल था क्या, मैं सही नाम लिया हूँ टेम्पल का, आई एम नॉट श्योर। नहीं श्रृंगेरी मठ अलग था यार। नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। पर मतलब बनवाया था, एक बार देखे ना उस चीज को। आगे देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है बताओ मुझे। 129, 130 में तो उसकी सीट्स होती है, 129 में है। एक बार इसको कंफर्म भी कर लेना, ठीक है। बाकी इसको देखते हैं, यहाँ पे यहाँ खेल लो, लीगल प्रेसिडेंट नॉट लीगल। ये पेपर ही बहुत ज्यादा वैसा बनाया गया था, बहुत आसान पेपर बनाया गया था। इसमें हर लाइन हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा दे दिया है जिससे आराम से वो बिना कोई पेन एलिमिनेट हो रहा है। भाई लीगल प्रेसिडेंट का मतलब तो क्या होता है, उदाहरण। और लीगल रेफरेंस का मतलब होता है भाई एज ए लो काम करता है ये, तो रेफरेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। तो बताओ गलत कैसे होगा, आंसर आ गया। सर ये ऐसा भी है क्या कि कोई स्टेटमेंट में एक जैसे दे आर एग्री बट नॉट, ऐसे कोई आता तो ये सारे रॉन्ग होते हैं, ऐसा कुछ होता है? कौन सा बट नॉट? जैसे बट नॉट आके उसके बाद कुछ नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं मतलब मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। देखो मैं ऐसे क्लेम कैसे कर दूं, दो स्टेटमेंट में क्या है वो मैं बता दिया हूँ। कई लोग बोलते हैं सर ऐसे कोई बट नॉट आ गया उसके बाद। यार वो एक लास्ट रिजोर्ट चीजें हैं ये, इनको कोई तुम ऐसा फर्स्ट की तरह यूज मत करो। तुम इसको अगर फर्स्ट लेवल की मेडिसिन यूज करोगे तो मारे जाओगे। लास्ट रिजोर्ट की, लास्ट रिजोर्ट में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? जब साइड इफेक्ट की परवाह ना हो, बचाना है आदमी को, ऐसी दवाई दो बस बच जाए, कुछ भी हो जाए। फर्स्ट रिजोर्ट में थोड़ी ना करते, फर्स्ट रिजोर्ट में देखते हैं साइड इफेक्ट कम से कम हो, डैमेज कम से कम हो, लास्ट में जो बस फिर कॉस्ट बेनिफिट चलता है। तुम समझ रहे हो? तो यार वो मैं बोल रहा हूं, मैं अभी भी कोई चीज में यही बोलूंगा। आगे बढ़े, सेकंड देख लो। द रिकॉर्ड्स आर यूज विद हाई ऑथोरिटी। ये थोड़ा लगता है ये किसी भी जजमेंट या जुडिशियल, हाँ मतलब ये है कि ये भी तुम सही कह रहे हो, बट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन मेरा फ्रेम ही अब इस तरीके से किया है, शायद ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद ही। और बाकी यहाँ पे भी है कि वो पनिश भी कर सकते हैं अपने कंटेम्प्ट के लिए। हाँ मतलब देयर ट्रुथ का नहीं, वो यार वो अपने डिसीजंस को चेंज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब मान लो पहले कोई डिसीजन दिया होगा, अब तुम देखो ना गोलकनाथ केस में कुछ बोला है, फिर कृष्ण भारती केस में कुछ और बोला है, तो वो तो चीज होती ही है। लेकिन जो जिस समय तक वो वैलिड है तब तक आप उसको क्वेश्चन नहीं, उसको मानते हो एज ए लो। बाकी इसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है। पॉलिटी का सबसे टफ पार्ट पता है क्या होता है, इसमें बहुत लीगल एंगल्स ऐसे होंगे जो वास्तव में कई बार ऐसे सवाल फंसा देगा ना कि हमारा ब्रेन उसे ले ही नहीं पाएगा, और ऐसा हो रहा है। 2021 में स्टेट की डेफिनेशन देख लो, 22 का पेपर तो खैर बिल्कुल ही खराब पेपर था, तो फैक्चुअल था, लेकिन 21-20 ऐसे पेपर थे जिसमें सच में बहुत ज्यादा सोचने का था। एक आर्टिकल 14 पे था ना, तो लिख दीजिए अब आर्टिकल 14 सभी जानते थे, लेकिन उसमें डेफिनेशन ऐसा दिया था कि चलो आगे बढ़ो, धीरे धीरे हम भी पहुंच रहे हैं मंजिल की तरफ, कारवां। ये तो बिल्कुल ही गोबर सवाल है, चारों सही हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, इसमें एक रूल लिख लो यार, पानी गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, ठीक है, ये याद रखिए ना। गर्म पानी होता है ना, उसमें ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होती है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि जो स्पीशीज है ना वो शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ, अपर लैटिट्यूड की तरफ। तो ये याद रख लो बस, कहीं मान लो हेल्प हो जाए कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्लास्टिक एक्यूमुलेशन भी है, नॉइज पोल्यूशन होता ही है अंडर वाटर, क्योंकि आप सबमरीन वबमरीन चलाते हो, बिल्कुल एकदम चाइना पूरा घेर रखा है भारत को, तो उससे भी मरीन को खराबी होती है। ऑयल स्पिल पता ही है, कई बार तेल के टैंकर वैंकर उलट जाते हैं, है ना। चलो सब आसान था यार, ये तो मतलब इसमें क्या ही मेहनत है। अगला आता है प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क। इसका ये बिल्कुल होता है कि प्राइवेट पर्सन अपने लिए, कैप्टिव का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई चीज है मैं अपने लिए यूज करूंगा बस। कैप्टिव वर्ड को ये चीज याद रखना। हाँ कैप्टिव मतलब होता है कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं लेकिन तुम मेरे लिए यूज करो सिर्फ, मतलब मैं अपने लिए यूज करूंगा। जैसे तुमने किसी को फोन गिफ्ट किया और उससे कहा कि तुम सिर्फ मेरे से बात करोगे, समझ रहे हो, ये वाली बात है।
या तुमने किसी को शर्ट गिफ्ट की, बोलो मुझसे मिलने आओ तभी पहनोगे शर्ट को। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? चलो ये हो गया ना। इट्स अ नेटवर्क सेटअप बाय अ प्राइवेट एंटिटी फॉर यूज ऑफ द जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन। खुद के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी हैं लेकिन वो ऐसे ही फ्रेम कर रखे हैं बेवजह ही। वो भी सेम टाइप कौन सा? सर हर ऑप्शन में ये जो वन वाला वर्ड है ना, वन। हाँ देखो, नन ऑफ द तो हेड ही गया। इट्स अ नेटवर्क विद वेरियस कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए सिंगल सर्वर। नहीं वो ये नहीं है। नेटवर्क का मतलब यूज पे ज्यादा फोकस है उसका, सर्वर पे कनेक्टिविटी पे नहीं है। सिंगल सर्वर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यूज पे बात होगी, उसको याद रखना। जैसे कैप्टिव माइनिंग, यार कैप्टिव माइनिंग में क्या हुआ था? कैप्टिव कोल माइनिंग में यही तो हुआ था कि हमने तुमको अलाउ किया कोल के लिए। अब मान ली टाटा का स्टील बनाती है, तो टाटा को हमने कहा कि तुम कोल निकाल लो अपनी कंपनी में स्टील के लिए यूज कर लो। उसे तो कैप्टिव बोलते हैं कि यूज तुम कर सकते हो, सिर्फ अब यूज पे फोकस करना, यूज पे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये मत देखना कि शर्ट एक ही जने से आ रही है, यूज तुम से उसके लिए करोगे, इस बात पे फोकस करना। चलो नेक्स्ट, आसान से हो रहा है सवाल, कोई इतनी परेशानी हो रही है? एक यूनिक टाइप का डिस्कशन किया है, मैं पहले भी कर चुका हूं यूट्यूब पे इसको एक बार। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू डेवलप द प्लास्टिक्स दैट आर प्री प्रोग्राम टू एक्सपायर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या रहता है। इसको देखो, हाँ देखो, अब तो देखो मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगाया था कि देखो कोई चीज बन रही है तो बेटर ही होगी किस बारे में? टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे सवाल फंसा, तीसरा स्टेटमेंट को ध्यान दिया था मैंने कि मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सच प्लास्टिक इज दैट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी व्हेन कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल प्लास्टिक। ऐसा नहीं है। द प्लास्टिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो रही इज यूज्ड टू डेवलप ए प्लास्टिक दैट आर प्री प्रोग्राम टू एक्सपायर। तुम समझ रहे हो ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को या कुछ हम बायोटिक चीजों को यूज करेंगे जो मतलब अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा टाइम के साथ में। ये पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? तो डेफिनेशन अपने आप दे दिए यहाँ पे, भविष्य में डेफिनेशन पे सवाल आ सकता है। ठीक है, थर्ड गलत हो गया तो आंसर आ गया ए 1 और 2। सरल पेपर था यार बहुत ही। और किसी भी टेस्ट सीरीज का पेपर बना देंगे इस तरीके से अपन, किसी भी टेस्ट सीरीज का, फोरम, विजन, नेक्स्ट, जो भी तुम बोलोगे बना देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन। ये यहाँ पे खेल लो बस, मैक्रो है ये बस। और किसी को ये भी पता होगा कि ये सेल जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें एनपीके मैक्रो है, तो बहुत है वो। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया? सी 2 3 4 4 स्टेटमेंट का ही है ना। 2 3 4 है, 3 का क्या था? एक सेकेंड। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। डायरेक्टली नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? नाइट्रोजन साइकिल से, ठीक है। अगर डायरेक्टली करते तो फिर क्या फायदा होता बताओ? चलो, अरे हम क्यों फर्टिलाइजर देते? डायरेक्ट ही आ जाते। अगर ये डायरेक्ट यूज करते तो आज हमको यूरिया बनाने की जरूरत ही नहीं होती। लिख लो उस एग्जाम्पल को, कभी गलती नहीं करोगे कि यूरिया की जरूरत तभी पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट नहीं ले पाते। और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ठीक है, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। हाँ किसमें? हाँ एटमॉस्फेयर में तो अनरिएक्टिव है। कहाँ रिएक्टिव कर रहा है? तुम नहीं रहते एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगाना हमेशा। बट हाँ, डायरेक्टली यूज नहीं करता, ये किसी को भी पता है, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू मेक फर्टिलाइजर्स। डायरेक्ट नाइट्रोजन ले लेते वो, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। आगे बढ़े, बाकी सारे सेलर हैं। नाइट्रोजन देखो, ये खुद ही कह रहा है यार, क्या मतलब पेपर को बोलो भाई। देखो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबिया लाइफ सिम्बायोटिक लोंगिविस्टाइन, क्या है? लो, दो स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे। और ये लाइन हमने कहीं ना कहीं स्कूल में 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ी होगी यार ये। हाँ, मुझे क्लास याद नहीं आ रही। हाँ ये याद रख लो, ब्लूबेरी सिंड्रोम याद रख लो, भविष्य में कहीं काम आ जाएगा। मीना माता, ब्लूबेरी, ये 2-4 याद रख लो। मरकरी से मीना माता होता है। मीना माता क्या है? जगह का नाम है, याद रखना। जापान में बहुत तगड़ी फिल्म भी बनी है उस पर यार, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी हुई थी। हम ह्यूमंस ने वास्तव में सब बर्बाद कर दिया, अभी भी कर ही रहे हैं। तुम भी IAS बन के क्या ही करोगे? लोगों को बर्बाद ही करोगे। नहीं,
अभी तुम बताओ, ये आईएएस जो आईआईटी डॉक्टर्स, ये क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? पहले ये लीगली पैसा कमाना चाहते थे, अब ये कैश में डील करना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे तो वही हुआ ना। ऐसे नोट 2 लाख की गिड्डी इधर रहेगी, 2 लाख की गिड्डी इधर, 2 लाख की इधर, 2 लाख की इधर, 24 घंटे 10 लाख यहाँ, और हर चीज कैश में चलेगा। फिर क्या करें, करना पड़ेगा। LLC यूके से याद कर रखा है मैंने, उत्तराखंड, क्या नाम है, उत्तराखंड नहीं है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ऐसा ट्रिक बता देता हूँ यार, थोड़ा बहुत तो हर जगह ट्रिक भी नहीं लगती, ठीक है। ऐसे यूके की तरह याद कर लो, यूके मतलब ऐसे है, ये कजाकिस्तान होगा, ये उज्बेकिस्तान होगा, ये बीच में यहाँ। चलो है, तजाकिस्तान नहीं कह रहा यार, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्या हो गया ये? चलो आगे बढ़े। अब तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा थोड़ा बहुत तो। इस सवाल को यहाँ कर लो, सिंस 2020। अरे यार 2020 से पहले का रूल ही नहीं थे भारत में, यहीं पे गलत हो गया, ये आंसर आ गया, ये आ गया है, 2011 में आ गए थे। बाकी पहले वाला तो बहुत ही सरल सवाल है, लेड, कैडमियम, बेरिलियम, ब्रोमोनिटेट सब है वहां पे। हाँ बस यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए यूरेनियम, तब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, यूरेनियम कैसे होगा, फिर तो क्यों हम लोग एनएसजी का पार्ट बनना चाहते हैं, है ना, सारा ई वेस्ट ही खोद ले। तो ऐसी चीज थोड़ा ध्यान रखना, कुछ ऐसा मटेरियल जो रेडियो एक्टिव हो, वो ना हो, बस यहाँ पे लिख लो तुम भी। रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं लेकिन हमारे डेली लाइफ की चीजों में नहीं होंगे, वो लैपटॉप, मोबाइल, इनमें रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। हाँ हेल्थ के लिए डैमेज कर सकते हैं, लिख लो कि हमारे जो डेली लाइफ की चीजें होंगी उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होंगे, नहीं तो वो फिर हम जी कैसे पाएंगे। अगर मान लो वहां से यूरे, अल्फा, बीटा, गामा किरणें हमारे सर में जा रही हैं, मुंह में जा रही हैं, आंख में जा रही हैं, ठीक है। बाकी फिर कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, सही कर देना उसमें, ठीक है। वैसे लेड वेड भी अच्छे नहीं है, सही बताऊं तो, ठीक है। अरे लेट हो गया 20। बाकी बात तो सही है कि हाँ मैंडेट है कि ऑथराइज डिमेंटलर्स, और क्योंकि ये चीज सही है। देखो क्या है, आज ई वेस्ट को मान लो अपन बेचारे स्ट्रीट ये जो वो हैं, क्या बोलते हैं, लोग हैं, यही मान लो अगर उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है यार उनके साथ में, ये डेंजर चीज है ना। तो हमें एक स्पेशलाइजेशन चाहिए इसके अंदर, तो दैट साउंड वेरी वेरी रीजनेबल, ठीक है। आप ई वेस्ट को कलेक्ट करने और डिसमेंटल करने की पावर एक अनपढ़े लोगों को, रैक पिकर्स को नहीं दे सकते। तो बस ये है कि हाँ, ये है कि भारत इतना भी बैकवर्ड नहीं है कि 2020 में चालू करेगा इसको। वो उसमें रिफॉर्म हुआ था, हाँ रिफॉर्म और वो हुए होंगे, बट दैट केम इन 2011 itself. Law to manage e-waste have been placed in India, देखो since 2020. हम समझ रहे हो ना, मजा आ गया, ये है कि नहीं। चलो ये आंसर है इसमें, और देखो वो ट्रिक सेट हो रही है सब जगह, एक गलत दूसरा सही जा रहा है। अभी तक देखो 3-4 सवालों में ऐसा बैठा है। 2020 के बाद ऐसा डिसमेंटल और रिसाइकलर को ही दिया गया, पहले सब करते नहीं हो सकता है पहले ये लिखा है कि लॉ आया है और जिसने मैंडेट किया है, ये ऐसे लिखा है। तुम हिंदी में पढ़ लेना अगर सवाल तुमको सही समझ में नहीं आए तो। अगला देखो, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अब यहां पे सिर्फ इसने यहां फंसा था बाइनियल पे, ये एनुअल है, ठीक है। ये क्या है, एनुअल है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सब पता होगा, कुछ गलत होंगे, घबराओ मत। ऐसा सोचो यार मेरे को तो एनुअल पता नहीं था, ओ शिट अब क्या करूं मैं, अब तो आज फांसी पे लटकना पड़ेगा, ओ माय गॉड मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। एक आध गलत होंगे यार, इसमें क्या हो गया, नहीं पता यार, पता एनुअल बाइनल। जैसे उस समय खेल रतन था 4 साल, नहीं पता था, क्या हो गया उसमें। पर ज्यादातर बाइनल नहीं है, ज्यादातर एनुअल ही है, तो उसमें आप खेल सकते हो थोड़ा बहुत। और दिक्कत ये आती है जैसे नहीं पता ना, फिर बात में फिर मटेरियल में फिर वो पेल देंगे तुम लोगों को। वो वहां से नहीं होता, वो भी नहीं है, बड़ा अपना लगता है। अरे वो तो है, लेकिन अब तुमको तो अब समझ में आ रही ना ये बात। तुम जैसे लोग तो हमारे व्यू नहीं बढ़ जाते, लोग देख नहीं रहे, लेकिन उनको मटेरियल के पीछे भागना है। ये कंटेंट है, याद रख लो, मोइडमस, और ये मैंने पढ़ा है भी, न्यूज में भी था ये। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आसाम में और होम किंगडम में था ये,
अहोम में क्या था, जो वहां के जो बड़े वो थे ना राजा महाराजा, उनको दफनाने के लिए बनाते थे, बरियल प्रैक्टिसेस के थे। इसको याद कर लो एग्जाम की तरह। और याद रखना कोई तरीका नहीं है इस पे, ऐसे सवालों से बच के रहना, तुक्के नहीं लगेंगे, छोड़ देना, नहीं पता है छोड़ देना शांति से। ये पढ़ा था आपने, देखो कितना अच्छा, ये न्यूज में था। और मैं तो करंट अफेयर पढ़ाता ही हूँ, तो मेरे को तो ज्यादातर चीजें पता होती है। मैं सारे सवालों में कोई ना कोई न्यूज रही है। डीजल कवर किया है क्या? 2-3 लाइन का ही है। हाँ, लेकिन ये लोग है ना कंटेंट में बना देंगे 2 पेज का, ऐसी स्ट्रक्चर थी ये वो। भाई बरियल प्रैक्टिसेस के लिए था, ये भी याद रखो, बरियल प्रैक्टिस थी ये। हाँ, आगे बढ़े। इन ऐसे ये जो वर्बिटम वाले होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। देखो इसमें सर थोड़ा सा वर्ड प्ले से करके क्या है सर, जैसे मोई मोई, तो सर ये ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा है सर, ठीक है, कर सकते हो। देखो ये अपना अपना है, पर मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसमें तुक्का लगाता, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये है कि यार देखो, मैं तुमको ओल्ड और न्यू पेंशन समझा देता हूँ, और फिर तुम अपने आप कर लेना इसको, क्योंकि इस सवाल में थी दिक्कतें फैक्चुअल। ध्यान से सुनो, लिख लो ओल्ड और न्यू का कंटेंट। ये बहुत न्यूज में रही है कि राजस्थान ने ओल्ड लिया आया, और बहुत डिबेट चल रही है अभी इस पे बहुत ज्यादा। देखो इसमें लिख लो एक तो ये कि ये ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है ओल्ड, ठीक है। जो भी सैलरी मिलेगी उसका 50% दे देंगे जिस दिन लास्ट डे तुम्हारी सैलरी होगी रिटायरमेंट के समय। जिसके पिताजी रिटायरमेंट होगी उनको पता होगा यार, सब बड़े बड़े अफसरों के बच्चे वारन में हैं यार, सबको पता है जो ऑनलाइन है। 50% होगा। इसमें क्या आया कि कोई भी ओल्ड प्राइवेट और पब्लिक दोनों कर सकते हैं, और कोई लिंक नहीं है इस तरह का 50% का, इतना याद रखना, ठीक है। और जो ओल्ड वाले में है ना, उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। न्यू वाले में क्या है, टैक्स बेनिफिट है। और ओल्ड वाले में पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, न्यू वाले में पेंशन पे टैक्स लगेगा। ये मैकेनिज्म है। और इसको मैं पढ़ रहा था तो भाई मैं इतना वो हो गया परेशान, इतना टेक्निकल था ये, पूछो मत। न्यू वाला टैक्स लगेगा। टैक्स बेनिफिट जो है ना वो न्यू में ही मिलते हैं, ओल्ड में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते। लेकिन टैक्स नहीं लगता पेंशन पे, वो किस में नहीं लगता, ओल्ड में। और न्यू में भी मिक्सअप है, जैसे 60-40 ऐसा रेशियो है, मतलब वो कोई एक एब्सोल्यूट तो नहीं है, कुछ अमाउंट पे लगता है कुछ अमाउंट पे नहीं लगता। मैक्सिमम अगर फंसाएगा तो यही फंसा सकता है कि भाई कौन लोग हैं कौन नहीं है। अब इसमें देखो, while the old scheme is tax free, the new scheme is taxable, ये गलत हो गया। टैक्स बेनिफिट किस में है, टैक्स बेनिफिट्स टैक्स बेनिफिट ओल्ड में नहीं है, यही तो बोल रहा हूं। नो टैक्स बेनिफिट। हाँ। और इन टैक्स बेनिफिट कैन बी क्लेम, न्यू पेंशन स्कीम टैक्स बेनिफिट कैन बी क्लेम बट द सेम इज नॉट, यही तो बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट भी शायद सही से फ्रेम हाँ नहीं है। और तीसरे वाला भी स्टेटमेंट इसमें गलत लिया है, जैसे आप लोग के आंसर जो इन्होंने दिया है ना की में, वो दिया है डी, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। हाँ कि हाँ ओल, तो ये वाली बात है। तो बस तुम इस सवाल को छोड़ दो, कंटेंट को फोकस करो। 3 ठीक है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैंने कई जगह इसको वेरीफाई कर लिया है, तुम लोग ने भी पढ़ा होगा। और फर्स्ट भी सही है, यही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट भी सही है। यहाँ पे गलत हुआ है यार, टैक्सेबल होल अमाउंट पे, यहाँ गलत, होल पे गलत हो गया वो। मतलब कुछ जैसे उसमें ये था कुछ 60-40 ऐसे रेशियो था कि इस अमाउंट पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, ऐसे कुछ था। तो मैंने लिखा ना सम लिख लो, सम अमाउंट पे लगेगा सम पे नहीं लगेगा, नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट होल अमाउंट। हाँ, नॉट होल अमाउंट सही है। ये इस साल के लिए सही फंसने लायक सवाल है। मैंने तुम लोग को वो बता दी जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैप सेट होंगे, बाकी बेसिक सबको ही पता है कि 2004 से पहले था ये वो, ठीक है। टैक्स टूक्स में फंसा सकता है, मोदी ज्यादा फोकस भी करते हैं टैक्स पे। मोदी जी ने क्या किया, टैक्स ज्यादा ले लिया है, ये सर्विसेज नहीं बढ़ाई हैं, सारा पैसा टेंपल बनाने में ही चला गया। अब मुझे पता जेल वेल में डाल दे इस बार लगा दुए। आगे बढ़ते हैं। द 3rd मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखते हैं क्या है। कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा प्रोक्लेम्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे
टू सेलिब्रेट टू रेज अवेयरनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट। ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हुआ है क्योंकि वो ट्रेड में डील करता है, पहला सही है। ये तो टफ लग रहा है। टफ है तो छोड़ सकते हो, बट मैं आपको कंटेंट वाइज बता देता हूँ कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट होता है। जनरली यूपीएससी नहीं पूछता है। अब ध्यान से सुनो, इस सवाल को इन्होंने सेट किया है 2021 के क्वेश्चन पे जहाँ पे यूनिसेफ डे था, लेकिन उन्होंने उस सवाल को ढंग से पढ़ा नहीं है। उस सवाल में एक और ट्रैप था कि वो डेट के साथ में मतलब यूनिसेफ को डाल दिया लैंग्वेज डे पे, जबकि ये काम कौन करता है? यूनेस्को। तो वहां पे वो आंसर आ रहा था। ये बांग्लादेश अब ये लोग सेट कर दिए सवाल को सिर्फ इस पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर वहां पर आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा यार, 21 का मुझे क्वेश्चन पता है। सेकंड वाला उसका सही था। सेकंड ऑप्शन ये था कि हाँ, डिमांड थी बांग्ला लैंग्वेज की। पॉइंट समझ में आ गया? तो घबराना नहीं है। अब याद कर लो यार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ऐसे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर मदर डे, फादर डे, दिस डे, डैड डे, अब परेशान हो जाएंगे अपन तो यार। दूसरे वाला तो मैं बता रहा हूँ बस, क्योंकि साइट्स का ज्यादा काम है ना, वो ट्रेड पे है, इलीगल ट्रेड ना हो, ठीक है, उस पे नहीं है अवेयरनेस और इन सब पे नहीं है, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ना, ये यूएन का इनिशिएटिव है। मैं बता देता हूँ एक बार इसका कंटेंट। कौन सा सवाल है ये? हाँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, वो ही इसे प्रोक्लेम की थी, ठीक है। यूएनजीए ने इसे प्रोक्लेम किया है, लिख लो, साइट्स ने नहीं किया है। यूएनजीए जनरल असेंबली, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। वो नहीं पूछेगा इस तरह से, परेशान मत हो। कॉस्मिक रे म्यून रेडियोग्राफी, ठीक है, तो यहां पे जो आंसर है वो बी है, ठीक है। अब गलती हो सकती थी यहाँ पे मेरे से हो जाती, क्योंकि मैं सोचता कॉस्मिक रे तो मतलब कॉस्मिक मतलब समवेयर मेजर द एज ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। तुमने ये लगा दिया था क्या? अच्छा, लेकिन आंसर इसमें बी है कि डेंसिटी मटेरियल डिस्कस होगा। मैं समझ गया हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, तुम्हारा माइंड में कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है, समटाइम यू हैव टू नो थिंग्स एग्जैक्टली। कुछ लोग कैंसर ट्रीटमेंट भी, पर म्यून को कैंसर में यूज करना बड़ा मुश्किल है। एक्सरे होता तो, प्रोटॉन थेरेपी होता तो वो यूज हो जाती है, पर म्यून इज डिफरेंट मटेरियल। पार्टिकल फिजिक्स में देखोगे इसे एज ए कंटेंट याद कर लो। इट इज यूज्ड टू स्टडी द डेंसिटी एंड द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल हिडन विद इन द लार्ज एंड डेंस ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। और म्यून पूछ सकता है तुम लोगों से, तो वो देख लो, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन है, देख पूछ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उस तरह से म्यून भी एक पार्टिकल होता है, वैसे ये याद रख लो। और पीएचडी नहीं करना है, पूछे तुमसे म्यून क्या है तो म्यून लिख दो। जैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। सर कैंसर क्या है? कैंसर में क्या है? इट इज टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्या कह रहे हो? म्यून कैंसर में नहीं यूज। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कैंसर में प्रोटॉन थेरेपी है और एक्सरे थेरेपीज है, प्रोटॉन और एक्सरे। ठीक है, बाकी चारों ही ऑप्शन क्लोज हैं इसमें, तो हमेशा तुक्का भी अपन हमेशा एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट वहां करते हैं स्कोप हो। बाकी मैं बता रहा हूँ, कई बार यूपीएससी में ये चीज सही जा सकती है सेलेस्टियल बॉडी वाली, लेकिन ये सवाल भी बड़ा अजीब सा लगता है इसको पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द एज ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। सही है यार, इसको क्या ही बोले, बचता होगा क्या? ये मीटियोर के बारे में होगा, और बच रहे होंगे नहीं बच रहे होंगे, देखने की बात है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन ये देख लो। अब यहाँ मैं तो यही देखा था, जनरली 3 में ऐसा होता है कि अगर कहीं एक ऑप्शन बच रहा हो ना, तो उल्टा करके देख लेना, क्रॉस सेट कर देता है वो। जैसे यहाँ क्या देखो, वॉइस ऑफ इंडिया तुम्हें पता है बाल गंगाधर के कौन से हुए हैं, मराठा और केसरी, है ही नहीं वॉइस ऑफ इंडिया वॉइस का, तो दूसरा एलिमिनेट कर दो। ये हो गए, 2 एलिमिनेट हो गए। अब एक बार करके देखना, ये सेट करके देखना एक बार, और इसमें आंसर क्या है? एक सेकंड रुको, हाँ 3 ओनली है ना, तो ये इन्होंने ऐसे कई बार सेट कर देते हैं। सुधारक भी दादा भाई नौरोजी का नहीं है, बस ये वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, और सुधारक बाल गंगाधर तिलक का भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये होती है कि ये सेट कर देते हैं ऐसे उल्टा, तो एक बार पेपर में देख लेना। बाकी वॉइस ऑफ इंडिया इनका था शायद,
मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, एक बार देख लेंगे इसको। लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया बाल गंगाधर तिलक का नहीं है और सुधारक भी दादा भाई नौरोजी का नहीं है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सही है श्यामजी कृष्ण वर्मा। सोसाइटी की थी ना। सुधारक था, लिख लो। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है और सुधारक है किसका है, गोपाल गणेश आगरकर, लिख लो गोपाल कृष्ण आगरकर। और पता है ऐसी जो मेरा दिल ऐसे आवाज देता है अपने आप, मतलब इसको चाहे मैंने कभी बार मेरे कंटेंट क्लियर नहीं होता बट समटाइम माई हार्ट वॉइस सेज कि हाँ यार ये नहीं होगा, जैसे सुधारक में ये नहीं है दादा भाई नौरोजी का, तो वही रैशनलिटी आती है यार मैं पढ़ा होगा, अगर होता तो मुझे पता होता, वो दिमाग में चलता है हमेशा। सुधारक किनका है वो नहीं पता। दादा भाई देखा सुधारक, हाँ तो उससे आंसर आ गया, उससे आंसर। अब हमें नहीं पता था कि ये गोपाल गणेश आगरकर का है, पॉइंट समझ रहे हो ना तुम? बट नौरोजी का क्या है हाँ वो उसमें ये नहीं। हाँ जैसे तलक का पता है कि केसरी मराठा था, वॉइस ऑफ इंडिया नहीं था। और जैसा ऐसे भी है, जैसे सुधारक है ये थोड़ा सा नेशनलिस्ट वर्ड है, तो दादा भाई नौरोजी गाना सब उस तरह का नेशनलिस्ट नहीं। हाँ नहीं वो सुधारक सोशलिस्ट बोलो यार, नेशनलिस्ट नहीं सोशलिस्ट। सुधारक क्या है, तुम समाज सुधारक की तो बोल रहे हो कुछ, तो वो है ये जो वर्ड है जो सर डिस्क्रिमिनेट करके, तो ये थोड़ी या तो बाद में काला रहता है सर, क्योंकि उनका वैसा नेशनलिज्म था। पर बाल गंगाधर का तुम्हें पता है ना, केसरी मराठा, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा सबको पता था कि ये थे सोशलिस्ट पर्सन थे। ये तुमने तीन चीज पढ़े होंगी, नॉलेज, फेथ और कंडक्ट। पता है ये क्या बोलते हैं, तुम सुन लो, तुम्हें कहानी अच्छी लगेगी। ये कहते हैं कि भैया सबसे पहले तो जो हमारे 24 तीर्थंकर है ना, उन पे भरोसा रखो, वो सबसे महान है। फिर कहते हैं कि जो हमारा जैन फिलॉसफी है उसकी तुमको नॉलेज होनी चाहिए। और फिर तीसरे में कहते हैं कि जो हमारी 5 वोज है, कौन कौन सी हैं, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, और क्या बोलते हैं किसी की प्रॉपर्टी ना लेना, ठीक है, ब्रह्मचर्य बोला है, और एक और है, ठीक है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और अहिंसा वाला, जो उनको फॉलो करो। तो क्या कह रहे हैं, फेथ, किन में फेथ रखना है, जो तीर्थंकर से, उन बिलीव रखो कि वो महान है, उनमें प्योरिटी है। नॉलेज, किसकी नॉलेज, नॉलेज ऑफ जैन फिलोसॉफी। और कैसा कंडक्ट करना है, जो 5 वो, बस ये 3 चीजें हैं, याद रख लो। मैं इसको याद कर लो ऐसे ही, नॉलेज, फेथ तो और कंडक्ट, तो KFC से याद करा था मैं इसको, बस ठीक है। वैसे तुमको पता है कि राइट कल्चर ना तो बुद्धिज्म में था ना इधर था, कहीं पे भी नहीं था, तो एलिमिनेट हो रहा था वो, है ना, आराम से। ये सवाल देखो, ये ब्लंडर है, मतलब इस पर कोई तुक्का नहीं लग सकता भाई, पता है तो पता नहीं, छोड़ दो। वैसे ये किस क्या थे, सिंगिंग बार्ड्स थे, बस याद रख लो, फ्यूचर में अपने नोट्स में लिख लो कि हाँ ये चीज ये थी, बस खत्म, ठीक है। बरहुत स्तूपा, ये सवाल बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा। उसका कारण क्या था कि बरहुत का स्तूपा देखो शुंगा ने भी बनवाया है, मतलब शुंगा ने, लेकिन कई जगह लिखा हुआ है कि शुंगा ने रिपेयर करवाया है, मौर्यंस के टाइम ही बनाया ये। बड़ी मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में। तो अगर इन लोगों की टेस्ट सीरीज के हिसाब से तो यही है, पर बरहुत स्तूपा का शुंगा से भी मतलब लिंक हो सकता है, तो मे बी UPSC कुछ अलग ढंग से ले, ठीक है। तो याद रखना, अभी तो यही कंटेंट याद रखो कि बरहुत का स्तूपा वाज मेड बाय द मौर्यंस, बट शुंगा ने उसे रिपेयर कराया है, ठीक है। माया कौन है, अरे उसकी माई तो है गौतम बुद्धा की, जो ओरिजिनल वाली माता जो है जिसने जन्म दिया है, बाकी फोस्टर तो दूसरी है। और स्तूपा कंटेन द बोथ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, ये जेनेरिक स्टेटमेंट है बिल्कुल। सारे बुद्धा स्तूपाज में जातका टेल्स हैं, प्रीवियस लीव्स है और बर्थ स्टोरीज है ना। थोड़ा पढ़ लो यार, स्तूपा को बता देता हूँ थोड़ा सा कैसा होता है। एक अंडा होगा, ठीक है ना, उसके बाद में छत्र होगा, हर्मिका होगा, हर्मिका में रखते हैं वो सब जो उसका बुद्धा की जो सैक्रेड चीज होती है ना, रेलिक्स होते हैं, जो कमंडल जो भी है, और ये बिल्कुल स्तूपा होता है। अभी मैं पटना गया था तब मैंने विजिट भी किया था वहाँ पे स्तूपा, बिहार में एक्चुअली। और उसके बाद में यहाँ प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ तोरण होगा, तोरण उसको बोलते हैं,
ठीक है हैं? हाँ गया, वही कुछ ऐसी जगह है जो पटना में देखी जा सकती है, बाकी तो पटना में तो भाई साहब रहना बड़ा मुश्किल है। हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं उधर लोग, मैंने ये देखा पटना में। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, खाली रास्ता है, करने को कुछ भी नहीं है, हॉर्न बजा दिया। मतलब एक बार तो मेरे को, मैं ऐसे कान बंद कर लिया, इतनी जोर से गाड़ियाँ चल रही थी, इतनी जोर से। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यार, उनकी गलती नहीं है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और जो सिटी प्लान है ना वो बहुत गंदा है, कहीं पे भी कुछ खड़ा कर दिया है। हाँ तो पटना देखो हर जगह टेम्पल है, हर चौराहे पे। मैं रहा बोरिंग रोड पे रहा हूँ मैं एक्चुअली, और मैं हर जगह चौराहे पे टेम्पल ही है, वहाँ पर है नहीं, यहीं है। रेड लाइट वहाँ है नहीं, पुलिस वाले वहाँ है नहीं, पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन है वहाँ। वहाँ ही है, मैं सच बता रहा हूँ, भगवान होता ही ऐसी जगह पे है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को भी भगवान संभाल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ पढ़ाने ही गया था एक इंस्टीट्यूट में, मैं फैकल्टी की तरह, एंड देन आई लेफ्ट। आई थॉट इट कि यार गांधी मैदान की तरफ जाता था, इतनी धूल उड़ रही है यार, मतलब धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। बोला गलत बोल रहा हूँ, मेट्रो बन रही है एक्चुअली वहाँ पर, और उस मेट्रो के, और बनी की पता नहीं कब, 6-7 साल से बनी रही है सिर्फ वो। और उस मेट्रो के चक्कर में इतनी छोटी छोटी मतलब सड़कें हैं, जाम वहाँ पे ऐसे ही लग जाता है, 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में हो जाता है। पर वहाँ लोग मतलब यूज टू भी हो गए, मुझे लगता है। दे डोंट वांट टू प्रोटेस्ट, दे डोंट वांट टू से एनीथिंग। कुछ भी कहो, देखो गुलामी हमारे अंदर है। 75 साल की जो 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन यार हम आज भी, हमारे अंदर उतना गट्स नहीं है कि हम खड़े हो जाएं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यार वही सर्वाइव की लड़ाई पर हम डरे हुए हैं। नौकरी मिल जाए, परिवार देख लूं, मेरा चल रहा है ना, बस खत्म। नहीं है यार, वो गट्स नहीं है। ये है, ये सच्चाई है। अत्याचार सहना हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है, हमें नॉर्मल लगता है अत्याचार सहना, बल्कि अच्छा हमें एक्सेप्शन लगता है। कोई आदमी अच्छा मिलता है तो हमें सरप्राइज होता है, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। खराब हमें बहुत नॉर्मल हो गया, तो बैड इज अ न्यू नॉर्मल फॉर अस। हाँ, वो बदलाव की जरूरत है यार। हम बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, करप्शन से हम कंफर्टेबल हैं, लेट होने से हम कंफर्टेबल हैं। मैं बैंक अकाउंट खुला रहा हूँ, मुझे लगता है कि परेशान होऊंगा, ये मैं ऑलरेडी, मुझे पता है बस। तो ये चीजें हैं, सोचना इस बारे में। मैंने आपको एक थॉट प्रोवोकिंग बात बताई कि कॉलोनियल माइंडसेट जा नहीं रहा है, और अभी भी जा ही नहीं, क्योंकि हम वही सरकारी नौकरी में चले जाएंगे। सरकारी नौकरी में तो कभी भी कॉलोनियल माइंडसेट नहीं जा सकता। ये है, फिर वही टेबल के नीचे से ले आओगे और घर चलाओगे, सोसाइटी में नाम कमा लोगे, गाड़ी क्या करोगे एट मैक्स, एक गाड़ी ले आओगे, एक घर बना लोगे, बच्चे की शादी में अच्छा पैसा लगा दोगे, क्योंकि एक सरकारी नौकरी ढूंढोगे तो उसको दहेज देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए लगा दोगे कुछ, मर जाओगे। मैं यही तो कह रहा हूं, जब ऐसे ही मरना है तो अभी क्यों नहीं मर जाते? ठीक, नेगेटिव नहीं सोच रहा यार, मैं आपको सब समझा रहा हूं कि जस्ट एक न्यू नॉर्मल से हट करके। मैं हमेशा लगता हूं कि माई लाइफ इज नॉट यूजफुल इफ आई एम नॉट इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली टू अदर्स, दैट इज द पॉइंट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार, नेगेटिव बात थोड़ी है। ऐसे तो अन्ना हजारे भी नेगेटिव है, और कोई भी जिन्होंने अच्छा किया है वो भी नेगेटिव है। आप लोगों ने शर्मिंदा ही कर दिया है जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको, उनकी आत्मा क्या हो रही, रो रही होगी कि यार ये झंड करवाई है हमने। भगत सिंह अगर कहीं होगा तो वो कह रहा होगा ये देखो ये कर दिया हाल। खैर छोड़ो इस बातों को, इमोशनल हो गया मैं भी इमोशनल इलास्टिक हो गया हूँ। तो कहने का मतलब ऐसा ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज द करेक्ट व्हेन द प्रोडक्ट, ये क्या सवाल है यार, देख लेते हैं। ओवर हीटिंग नेगेटिव वर्ड है यार, ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव दे दिए, दोनों गलत हो गए, समझ लो। When the productive capacity is fully able to keep pace with the growing aggregate demand, overheating is an economy set to occur। ऐसा नहीं होता, जब ये जो प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है तब बोलते हैं ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग नेगेटिव वर्ड है, ऐसा ले लो, तो तुम भी सोचो ओवरहीटिंग कुछ नेगेटिव ही होगा, तो ये तो पॉजिटिव बात बोल दिया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। ओवरहीटिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय अबव एवरेज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं बिलो एवरेज, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड की वजह से हमने इसको गलत लिया है।
और सब लोग रिव्यू देंगे, ठीक है, वीडियो का रिव्यू सब देंगे, अच्छा बुरा जो भी है। उससे क्या होता है कि क्या तो नौकरी में प्रमोशन हो जाता है या नौकरी छूट जाती है। पर बाइनरी हो तो गया ना। देखो मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, यूपीएससी का सबसे जो ब्रूटल गेम पता है क्या है ये, या विनर्स को सब मिल जाए, विनर टेक्स द ऑल, ये टैगलाइन है इस एग्जाम की। हार गए ना, किसी को तुम्हारे उसकी परवाह नहीं है स्ट्रगल की, और जीत गए, हाय वो कितना क्यूट था, दिन में खाना नहीं खाया था इसने एक दिन। मतलब हर छोटी छोटी चीज की है ना एक इंस्पिरेशन बनना शुरू हो जाएगी कि मैं ओवरऑल में एक दिन टेस्ट लिख रहा था और वो टेस्ट 1 बजे चालू हुआ, मैं 3 बजे तक खाना नहीं खा पाया क्योंकि 2 घंटे टेस्ट दे रहा था। और लोग बातें करेंगे इसकी। और अभी तुम पूरा साल नहीं खा रहे और फेल हो जाओ ना, लोग कहेंगे साले खाने नहीं खा रहा, दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए तुम फेल हो गए। तुम्हारा फेल होने के स्ट्रगल की कोई कीमत नहीं है, नो वन केयर्स। इसी से गैप ज्यादा है कि जैसे जिसका हो गया और जो उसको मिलेगा ना, तो जिसका ना हो, हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो गैप है ना, ये गैप प्रॉब्लम है ना। विनर, इसे तो मैं बोल रहा हूँ, विनर टेक्स द ऑल। मैंने और क्या कहा, कोई सेकंड प्राइज ही नहीं है यार। तुम 1 करोड़ तुमको मिला, सेकंड प्राइज मिल जाता है भाई 50 लाख, यहाँ वो है ही नहीं। 1 करोड़ 0, वो बात है। हाँ इसमें ड्रीम 11 में, हाँ हाँ देखो, लेकिन तो सर लगने के बाद भी ऐसा ही है, जो उसको मिलेगा ना पावर और जो है वो में। लेकिन यार हार्ड वर्क तो सबने किया है ना, ये समाज हम सबको बराबरी कहाँ दे रहा है। आज मेरे स्ट्रगल की क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। तुमको पढ़ा रहा हूँ और उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमसे पढ़ कहाँ रहे हो, तुम तो टॉपरों से पढ़ रहे हो। वो चीजें यार मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एग्जाम में जान लगा दो, क्योंकि हार भी गई तो क्या है, लेकिन अब हम सेटिस्फाई तो रहोगे। अरे दुनिया तुमको सुनाएगी, पर कम से कम तुम तो जानते हो तुमने अपना बेस्ट दे दिया, नहीं तो सेटिस्फाई हो जाओगे। और कहीं तुम दोनों जगह टूट गए तो दुनिया भी सुना रही हो, तुम खुद भी सेटिस्फाई नहीं हो खुद से, एंड दैट सिचुएशन विल बी द वर्स्ट सिचुएशन। इस समय आराम 2 ही आदमी कर सकता है, एक तो तुम, जब बाप अमीर हो, बिजनेस संभाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लड़की हो तो अमीर लड़के शादी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम जिसको कोई भी प्लान नहीं है उसके तो वो हाल होगा, मतलब पूछो ही मत। मेरी वाली कंडीशन हो जाएगी उसकी कि कोई भी प्लान नहीं, इमोशन में आके शुरुआत कर दी पढ़ाई की, और अब इमोशन में पेपर फंस जाता है ना, देन इट्स नॉट राइट। तुम कभी एक ट्रेंड देखो, एग्जाम उसी का निकलता है इसका स्ट्रेस नहीं है। एग्जाम निकला है क्या लुक्खों का, कभी नहीं निकला। एग्जाम निकल रहा है, रिसोर्स है, टाइम है, पीस है, स्पेशली प्लान बी है। बारबल स्ट्रेटजी पढ़े हो ना, बारबल स्ट्रेटजी क्या होती है, जितना वेट इधर लगाओ ना दूसरा भी उधर इतना लगाओ, बैलेंस रहता है ना चाहिए, यही तो होती है बारबल स्ट्रेटजी। तो उस चीज को भी थोड़ा ध्यान दो। ये सब इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरी तरह कहीं पढ़ाते दिखोगे 1-2 साल बाद, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। हम तो इसलिए दुख पा रहे हैं यार कि भाई तुमको तुम्हारा हो जाए, ये है, कोई वो नहीं है। ये कोचिंग इंडस्ट्री में कोई करियर नहीं है, बस ये चीज याद रखो। आगे देखो, कंट्रीज डिवैल्यूएशन ऑफ द, ये क्या कह रहा है, इमीडिएट नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, ऑफ कंट्रीज डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। देखो कंट्री में जब करेंसी डिवैल्यू होगी तो एक्सपोर्ट को फायदा होता है, हाँ, और ये नेगेटिव भी नहीं है, दोनों बातें, नेगेटिव भी नहीं है और इमीडिएट भी नहीं है। तो एक तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएट नेगेटिव क्या होगा, ध्यान से तुम सुन लो यार। करंट कंट्रीज ऑब्लिगेशन विद ट्रेड पार्टनर्स, सिंपल सी बात है यार, खुद ये पेमेंट्स करना, इंपोर्ट के पेमेंट्स करना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो रुपये होगी और डॉलर आपके लिए बहुत महंगे हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा है कि इनएविटेबल डिले इन फुलफिलिंग द डिमांड फॉर द कंट्रीज प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए कंट्री में कुछ चीज की डिमांड है, इंपोर्ट ओरिएंटेड है, तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा मान लेते हैं कि बेसिक रॉ मटेरियल डिपेंड करता है, मान लो तेल ही महंगा हो गया, कुछ भी चीज होगी जिससे हमारा करेंसी डिवैल्यू हुआ है, तो फिर वो तेल और महंगा पड़ेगा हमें, तो दिक्कत हो जाएगी भारत में प्रोडक्ट लाना। पीपल स्टार्ट बाइंग लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ज्यादातर जब लोग हैं नहीं खरीद पाएंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंट्रीज डिवैल्यूएशन अगर करेंसी का होता है वो तो इंक्रीज एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, बट नॉट हाँ, इमीडिएटली। और वो नेगेटिव भी तो नहीं है, नेगेटिव बोल रहे हैं ना, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द कंट्रीज, ये क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। तो ये वाली बात है।
अरे इसमें ऑप्शन भी सही से फ्रेम नहीं हुए ना, पता नहीं कैसे ही फ्रेम हुए हैं। तो ये हो गया लास्ट वो क्या बोलते हैं, मेरे साइड से ख़त्म हो गया डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। और हम लोगों ने बिल्कुल मैंने कोई बहुत बड़ा ज्ञान लगाया यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली इसकी ज़रूरत। और फिर भी अब देख लो, हम लोग अगर देखें तो मोटा मोटा 30-35 सवाल तो सही करिए हमने, एंड दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज एक्चुअली मोर देन इनफ।